जेल से बाहर निकलते ही उसे पता चला कि वह पहाड़ों में एक जागीर का मालिक है। लेकिन जगह देखकर जब वकील ने उसे दस्तावेज सौंपे तो अर्जुन सिंह के पैर कांपने लगे। 8 साल पहले वह उस जगह में एक निर्दोष आदमी के रूप में दाखिल हुआ था और अब 47 साल की उम्र में अधपके बालों के साथ और एक ऐसे चाचा की अप्रत्याशित विरासत के साथ बाहर आया था जिसे वह बमुश्किल जानता था। आपके चाचा राजेश ने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वकील शर्मा ने कहा। एक दुबला पतला आदमी जो चश्मा पहने हुए था और घबराहट में कागजात हिला रहा था। जागीर देवभूमि घाटी में पहाड़ी क्षेत्र में है। यह 60 हेक्टेयर जमीन है। अर्जुन ने उस विलेख को कांपते हाथों से पकड़ा। राज्य कारागार में उन सभी वर्षों के दौरान उसने किसी दिन अपना कुछ होने की उम्मीद खो दी थी। एक ऐसे चोरी के जुर्म के बाद जो उसने कभी नहीं किया था, उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। अब अचानक उसे पता चला कि वह एक जागीर का मालिक है। चाचा राजेश हमेशा आपकी बेगुनाही में विश्वास करते थे, वकील ने आगे कहा। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे ढूंढा और कहा कि जब आप बाहर आएं तो ये दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से आपको सौंपे जाएं। बस से देवभूमि घाटी तक का सफर लगभग 4 घंटे चला। अर्जुन ने बड़े शहर से छोटे छोटे कस्बों में, फिर घुमावदार रास्तों में बदलते हुए परिदृश्य को देखा जो कोहरे वाले जंगल से ढके पहाड़ों के बीच से गुजरते थे। हर किलोमीटर पर उसे अपना दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। बरसों में पहली बार उसके पास लड़ने के लिए कुछ था। बस कंडक्टर जोसेफ नाम के एक सज्जन ने जब रुकने की घोषणा की तो उसे पीछे के शीशे से देखा। आप यहीं रुक रहे हैं नौजवान, इस इलाके में ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी यहाँ एक जागीर है, अर्जुन ने उत्तर दिया। अपनी ही बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। जागीर? आपका परिवार कौन सा है? सिंह, मेरे चाचा राजेश की थी। कंडक्टर ने एक अजीब सा चेहरा बनाया लेकिन कुछ नहीं कहा। अर्जुन अपनी फटी हुई पीठ के थैले के साथ उतर गया जो उसके पास एकमात्र सामान था और धूल भरे कच्चे रास्ते पर बस को गायब होते हुए देखा। पहाड़ों की चुप्पी ने उसे एक अजीब से आलिंगन की तरह घेर लिया। वकील द्वारा दिए गए नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन लगभग 1 घंटे तक धूल भरे रास्ते पर चला। जब उसने अंततः संपत्ति देखी तो सूरज डूब रहा था। उसका दिल बैठ गया। मुख्य घर खंडहर हो चुका था। छत कई हिस्सों से ढह गई थी। दीवारें नमी और ऊंची घास से रंगी हुई थीं। पूरी इमारत के चारों ओर ऊंची घास उग रही थी। जिस बाड़ को चरागाहों को सीमांकित करना चाहिए था वह कई बिंदुओं पर टूटी हुई थी और न तो मवेशियों का कोई संकेत था और न ही किसी प्रकार की खेती का। अर्जुन धूल भरे रास्ते के बीच में खड़ा रहा, उस उजाड़पन को देखता रहा। उसने जो नारंगी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, वही जो उसने जेल में अपने काम के आखिरी दिन पहनी थी, वह पसीने से भीगी हुई थी। न केवल चलने के कारण बल्कि उस निराशा के कारण जिसने उसके अस्तित्व के हर तंतु को जकड़ लिया था। यह सही नहीं हो सकता, उसने खुद से बुदबुदाया। कागजों में फिर से पता जांच रहा था लेकिन यह सही था। वह खंडहर उसकी विरासत थी। फिर से शुरू करने का उसका एकमात्र मौका उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। अर्जुन धीरे धीरे घर के पास गया, जैसे कि उसे डर हो कि उसकी उपस्थिति से वह पूरी तरह से ढह जाएगा। मुख्य दरवाजा अटका हुआ था। उसे खोलने के लिए अपनी कंधे का उपयोग करना पड़ा। पुरानी लकड़ी की चरमराहट उस खाली घाटी में गूंज उठी। अंदर की स्थिति और भी बदतर थी। धूल भरे तिरपाल से ढका फर्नीचर, छत के छेदों से आने वाली बारिश से रंगी दीवारें और एक फफूंदी की गंध जिससे आंखें जल रही थीं। अर्जुन एक पुरानी कुर्सी पर गिर गया जो उसके वजन के नीचे चरमरा उठी। उस सुबह जेल से बाहर आने के बाद पहली बार वह रोया। वह 8 खोए हुए सालों के लिए रोया। उस परिवार के लिए जिसने उसे छोड़ दिया, उस अकेलेपन के लिए जिसने उसे इतने लंबे समय से जकड़ रखा था, और अब वह उस बर्बाद जागीर के लिए रो रहा था जिसे उसकी मुक्ति होनी चाहिए थी। पहाड़ में रात तेजी से आ गई। अर्जुन ने एक दराज में मिली एक मोमबत्ती जलाई और बाकी घर का पता लगाया। मुख्य कमरे में उसने पाया कि छत अभी भी बरकरार थी। कम से कम अभी के लिए वह वहीं सोएगा। उसके पास होटल के लिए पैसे नहीं थे और अगर होते भी तो उसे उस संपत्ति के हर इंच को जानने की जरूरत थी। जब वह सोने के लिए एक कोने की व्यवस्था कर रहा था तो उसकी उंगलियों को दीवार में कुछ अजीब लगा। लकड़ी का एक तख्ता ढीला था। उत्सुकता से अर्जुन ने उसे पूरी तरह से हटा दिया और एक छोटा सा ठिकाना खोजा। अंदर समय के साथ पीला पड़ चुका एक लिफाफा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र पाया। लिखावट किसी बूढ़े व्यक्ति की कांपती हुई थी। मेरे प्यारे भतीजे अर्जुन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं।
और तुम आखिरकार जेल से बाहर आ गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने हमेशा तुम्हारी बेगुनाही में विश्वास किया है। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम बच्चे थे। मैंने उस ईमानदार आदमी को देखा जिसमें तुम बदल गए। मुझे पता है कि तुमने वह अपराध नहीं किया। मैं तुम्हें यह जागीर छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसे फिर से बनाने के लिए आवश्यक शक्ति है। यह आसान नहीं होगा मेरे बेटे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण यह संपत्ति 3 साल से वीरान पड़ी है, लेकिन जमीन अच्छी है, पानी शुद्ध है और इस जगह की यादों में बहुत प्यार है। रसोई के नीचे पुराने बिस्किट के डिब्बे के अंदर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे जो मैंने तुम्हें पहले कुछ महीनों में मदद करने के लिए रखे थे। यह ज्यादा नहीं है, आपसे 5 लेकिन मेरे पास यही है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, किरण पर भरोसा करना। वह गांव में अकेली है जो तुम्हारी स्थिति के बारे में सच्चाई जानती है। उसे केंद्रीय स्टोर पर ढूंढना। वह तुम्हारे भविष्य में स्नेह और विश्वास के साथ तुम्हारी मदद कर सकती है। चाचा राजेश। अर्जुन ने शब्दों को पूरी तरह से संसाधित करने से पहले पत्र को 3 बार पढ़ा। चाचा राजेश ने उस पर विश्वास किया था। उन सभी भयानक वर्षों के दौरान दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति था जो उसकी बेगुनाही जानता था। वह रसोई में गया और बहुत खोजने के बाद उसे पत्र में उल्लेखित बिस्किट का डिब्बा मिला। अंदर पुराने नोटों के कुछ बंडल थे। उसने मोमबत्ती की रोशनी में पैसे गिने। यह कुछ हफ्तों के लिए बुनियादी निर्माण सामग्री और भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त था, इससे ज्यादा नहीं। प्रिय श्रोता, अगर आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो लाइक करना न भूलें और खासकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए अर्जुन ने पहली रात पुराने घर की अजीब आवाजें सुनते हुए बिताई। लकड़ी की हर चरमराहट, छत के छेदों से गिरने वाली बारिश की हर बूंद, दरारों से सरसराहट करती हर हवा ने उसे जगाए रखा। लेकिन यह डर नहीं था जो वह महसूस कर रहा था। यह उसके सीने के अंदर एक दृढ़ संकल्प था जो बढ़ रहा था, जैसे एक बीज जिसे आखिरकार अच्छी जमीन मिल गई हो। अगली सुबह वह उस किरण से मिलने गांव गया जिसके बारे में चाचा ने बात की थी। देवभूमि घाटी उससे ज्यादा छोटा था जितना उसने सोचा था। कुछ दुकानों वाली एक मुख्य सड़क, एक छोटा सा चर्च, एक स्कूल और पहाड़ों की ढलानों पर बिखरे हुए घर। ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। केंद्रीय स्टोर को पहचानना आसान था। एक 2 मंजिला इमारत जो हल्के नीले रंग से रंगी हुई थी, जिसमें संकेत थे कि वे किराने का सामान से लेकर बुनियादी निर्माण सामग्री तक सब कुछ बेचते हैं। अर्जुन ने अंदर जाने से पहले गहरी सांस ली। लगभग 60 साल की एक महिला काउंटर के पीछे शेल्फ पर उत्पादों को व्यवस्थित कर रही थी। उसके बाल साधारण जूड़े में बंधे थे और वह एक फूलों वाला एप्रन पहने हुई थी। जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसके चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। तुम जरूर अर्जुन होगे, उसने एक मजबूत लेकिन अमित्र आवाज में कहा। किरण जी, मैं ही हूं। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे बारे में बहुत बात की। अर्जुन काउंटर के पास गया। महसूस कर रहा था कि स्टोर के बाकी ग्राहक उसे उत्सुकता से देख रहे थे। 2 महिलाएं जो सब्जियां चुन रही थीं, उन्होंने बातचीत सुनने के लिए अपना काम रोक दिया। राजेश जी ने मुझे बताया था कि जब तुम यहां आओगे तो मुझे तुम्हारी हर संभव मदद करनी चाहिए, किरण ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूं और मुझे पता है कि तुम उस बात के दोषी नहीं हो जो वे कहते हैं। आप इतनी सुनिश्चित कैसे हो सकती हैं? किरण ने चारों ओर देखा और उसे स्टोर के पीछे तक आने का इशारा किया। वहां उत्सुक कानों से दूर वह समझ भरी आंखों से उसकी ओर मुड़ी। क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को बहुत समय से जानती हूं अर्जुन। मैं तुम्हारी मां को तब से जानती हूं जब वह जवान थी। मैं तुम्हें तब से जानती हूं जब तुम बच्चे थे और यहां राजेश के साथ छुट्टियां बिताने आते थे। मैं जानती हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। अर्जुन को गले में एक गांठ महसूस हुई। इतने लंबे समय बाद किसी ने उससे इतनी दयालुता से बात की थी। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, किरण ने जारी रखा, कि गांव में हर कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। तुम्हारे अतीत के बारे में अफवाहें हैं। कुछ लोग डरते हैं। किस तरह की अफवाहें? वे कहते हैं कि तुम खतरनाक हो, कि तुम्हें सशस्त्र डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया था। कुछ तो यह भी कहते हैं कि तुम, उसने हिचकिचाया, अपराध के दौरान किसी को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। अर्जुन ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जेल में वर्षों के दौरान उसने उन झूठों के कारण होने वाले गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया था, लेकिन लोगों को सच्चाई को विकृत करते हुए सुनना अब भी दुख देता था। यह सब सच नहीं है, उसने नियंत्रित आवाज में कहा। मैं अपराध के दिन काम कर रहा था। मेरे पास गवाह थे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं करना चाहा। मैं विश्वास करती हूं
किरण ने धीरे से उसकी बाह को छूते हुए कहा, और मैं तुम्हें इसे दूसरों के सामने साबित करने में मदद करूंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। यह एक छोटा गांव है और लोगों को अपनी राय बदलने में मुश्किल होती है। किरण ने उसे आवश्यक बुनियादी आपूर्ति खरीदने में मदद की। सीमेंट के कुछ बैग, कीलें, एक इस्तेमाल किया हुआ हथौड़ा, कुछ साधारण उपकरण। जब वह सामान अलग कर रही थी तो अर्जुन ने देखा कि अन्य ग्राहक उसे अविश्वास से देख रहे थे। एक बूढ़ी महिला स्टोर से बाहर निकल गई जब वह भोजन के शेल्फ के पास गया। उस पर ध्यान मत दो। जब उसने अपनी बेचैनी देखी तो किरण ने कहा, माँ जी हमेशा डरपोक रही हैं। जब वह तुम्हें बेहतर जान जाएंगी तो वह अपना मन बदल लेंगी। लेकिन अर्जुन को संदेह था। वह डर और घृणा की उस नजर को अच्छी तरह से जानता था। यह वही थी जो उसे पहले कुछ महीनों में जेल गार्ड से मिली थी, वही जो उसने उन वकीलों के चेहरे पर देखी थी जिन्होंने उसकी बेगुनाही पर विश्वास किए बिना उसका बचाव किया था। यह उस व्यक्ति की नजर थी जिसने उसे जानने से पहले ही न्याय और दोषी ठहरा दिया था। जागीर में वापस आकर अर्जुन ने काम करना शुरू कर दिया। पहले उसे घर के कम से कम एक कमरे को रहने लायक बनाना था। उसने रसोई को चुना जिसकी दीवारें सबसे मजबूत थीं और एक छत थी जो अभी भी बारिश का सामना कर रही थी। उसने पूरे दिन मलबा हटाने, दीवारों से फफूंदी साफ करने और छोटी दरारों को दीवार पेस्ट से भरने का काम किया। शारीरिक श्रम उसे अच्छा लगा। जेल में वर्षों के दौरान उसने मन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम किया था। अब उस ताकत का उपयोग अपना कुछ बनाने के लिए करना, कुछ जिसे वह घर कह सकता था, उसके पसीने की हर बूंद को एक नया उद्देश्य देता था। काम के पहले दिन के अंत में अर्जुन पहाड़ों पर सूर्यास्त देखने के लिए सामने के बरामदे पर बैठ गया। घाटी उसके सामने एक हरे समुद्र की तरह फैली हुई थी जिसमें कुछ दूर के घर बिखरे हुए थे। यह दृश्य सुंदर था, शायद सबसे सुंदर चीज जो उसने जीवन में देखी थी। तभी उसने एक इंजन की आवाज पास आते हुए सुनी। एक पुरानी कार धूल भरे रास्ते से ऊपर आई और जागीर के टूटे गेट के सामने रुक गई। उसमें से लगभग 50 साल का एक आदमी उतरा, मोटा, एक सूट पहने हुए जिसने बेहतर दिन देखे थे। आप अर्जुन सिंह हैं? आदमी ने अभी भी बाड़ के दूसरी तरफ से चिल्लाया। हाँ, मैं हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं गांव के नगर निगम से अशोक कुमार हूं। मैं आपको एक आधिकारिक सूचना देने आया हूं। अर्जुन उठा और गेट की ओर चला। आदमी ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी, जैसे कि वह खतरनाक हो। किस तरह की सूचना? नगर निगम को आपकी उपस्थिति के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। वे कहते हैं कि आप समुदाय के लिए खतरा हो सकते हैं। खतरा? मैं तो बस अपने घर की मरम्मत कर रहा हूं। देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ कुछ नहीं है, अशोक ने कहा, स्थिति से स्पष्ट रूप से असहज होते हुए। लेकिन एक नगर पालिका कानून है जो नगर निगम को नए निवासियों से उपयुक्तता का प्रमाण मांगने की अनुमति देता है। अर्जुन को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी आवाज नियंत्रित रखी। यह मेरी कानूनी संपत्ति है, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन कानून कानून होता है। आपके पास 15 दिन है कि आप एक साफा आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें या साबित करें कि आप समुदाय के लिए एक सामाजिक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ आपराधिक रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र? लेकिन मैं तो कल ही जेल से बाहर आया हूं। बिल्कुल, अशोक ने कहा, उसकी आंखों में देखने से बचते हुए। इसीलिए नगर निगम के कर्मचारी ने एक आधिकारिक कागज सौंपा और तेजी से कार में वापस चला गया। अर्जुन वहां खड़ा रहा, कागज पकड़े हुए और धूल को देखता रहा, जैसे कि वाहन नीचे रास्ते पर गायब हो गया। उसने बढ़ते हुए ध्यान से दस्तावेज पढ़ा। सूचना में कहा गया था कि एक गुमनाम शिकायत की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि उसकी उपस्थिति सुरक्षा और समुदाय के नैतिक मूल्यों के लिए जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। यदि वह 15 दिनों में यह साबित करने में सफल नहीं होता कि वह एक पुनर्वासित और समाज के लिए उपयोगी नागरिक है, तो नगर निगम उसके शहर छोड़ने का अनुरोध कर सकता है। अर्जुन ने गुस्से में कागज को मरोड़ दिया, फिर उसे फिर से सीधा किया। वह इसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे समझदारी से लड़ना था, लेकिन वह कैसे साबित करे कि वह एक ईमानदार आदमी था जब उसके पीठ पर एक ऐसे अपराध के लिए 8 साल की जेल का बोझ था जो उसने नहीं किया था। उस रात किरण द्वारा दिए गए पुराने गद्दे पर लेटे हुए अर्जुन ने अपनी रणनीति की योजना बनाई। पहला, उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि शिकायत किसने की थी। दूसरा, उसे काम या समुदाय में योगदान करने का कोई तरीका ढूंढने की जरूरत थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपनी बेगुनाही को एक बार और हमेशा के लिए साबित करने का तरीका ढूंढने की जरूरत थी। अगले दिन वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ गांव लौट आया।
उसने किरण को सुबह जल्दी ढूंढा, इससे पहले कि केंद्रीय स्टोर अन्य ग्राहकों के लिए खुलता। किसी ने मेरे खिलाफ नगर निगम में शिकायत की है, उसने दस्तावेज दिखाते हुए बताया। किरण ने माथे पर शिकन डालते हुए सूचना पढ़ी। यह बेतुका है, तुम्हें अभी तक किसी को परेशान करने का समय भी नहीं मिला है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि यह कौन हो सकता है? मुझे एक संदेह है, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। गांव में एक समूह है जो खुद को स्थानीय नैतिकता का मालिक समझता है, जिसका नेतृत्व ठाकुर महेंद्र सिंह करते हैं, जो आपकी बगल की जागीर के मालिक हैं। उन्हें नई चीजें पसंद नहीं हैं, खासकर जब उन नई चीजों में अतीत वाले लोग शामिल हों। मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए काम ढूंढने की जरूरत है, ईमानदार काम जिसे हर कोई देख सके। दूसरा, तुम्हें प्रिया से मिलने की जरूरत है। प्रिया कौन है? स्थानीय स्कूल की शिक्षिका, लगभग 35 साल की एक बुद्धिमान महिला। वह 2 साल पहले दिल्ली से यहां आई थी। वह दूसरों की तरह गांव की अफवाहों से प्रभावित नहीं होती। किरण ने समझाया कि प्रिया ने स्कूल के लिए कई नई परियोजनाएं लाई थीं और उसकी सोच खुली थी। अगर कोई समुदाय की राय बदलने में उसकी मदद कर सकता था तो वह प्रिया ही थी। लेकिन प्रिया से बात करने से पहले तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत है। मैं एक आदमी को जानती हूं जिसकी यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक खदान है। सेठ गोविंद न्यायप्रिय हैं और जो कड़ी मेहनत करता है उसे अच्छा भुगतान करते हैं। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और खदान की ओर दिए गए निर्देशों का पालन किया। रास्ता खड़ी और धूल भरा था, लेकिन उसे चलने की आदत थी। जेल में वर्षों के दौरान वह आंगन में घंटों चलता रहता था। उस दिन का सपना देखता था जब वह आजादी से सड़क पर चल सकेगा। खदान पहाड़ की ढलान में एक विशाल गड्ढा था, जहां कई मशीनें कुचले हुए पत्थर निकालने के लिए काम कर रही थीं। अर्जुन ने सेठ गोविंद को ढूंढा, लगभग 60 साल का एक सांवला आदमी जिसकी मांसपेशियां उम्र के बावजूद अभी भी मजबूत थीं, जो कर्मचारियों के काम की निगरानी कर रहा था। मैं रोजगार की तलाश में हूं, अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर कहा। सेठ गोविंद ने उसे सिर से पांव तक देखा, मूल्यांकन करते हुए। तुम वही आदमी हो जिसे राजेश की जागीर विरासत में मिली है? वही। मैंने सुना है कि तुम कुछ समय के लिए अनुपस्थित थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। एक छोटे गांव में झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, जहां खबरें तेजी से फैलती थीं। मैं एक ऐसे अपराध के लिए 8 साल तक जेल में था जो मैंने नहीं किया। अब मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं और अपनी जिंदगी फिर से बनाना चाहता हूं। सेठ गोविंद उसे एक लंबे मिनट तक घूरते रहे। अर्जुन ने बिना नजर हटाए उसका सामना किया। क्या तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो? हाँ। तुम्हें हर दिन सुबह 5 बजे उठना होगा। तुम्हें तपती धूप में काम करना होगा। तुम दर्द से चूर और गंदे घर आओगे। भुगतान काम किए गए दिन के हिसाब से होता है। अगर काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। मुझे स्वीकार है। तो कल सुबह 5:30 बजे यहां आना। दस्ताने और पानी की एक बड़ी बोतल लाना। अर्जुन राज्य कारागार से बाहर आने के बाद पहली बार वास्तविक आशा की भावना के साथ जागीर लौट आया। उसके पास काम था, उसके पास एक लक्ष्य था, और उसके पास यह साबित करने के लिए 15 दिन थे कि वह उस जगह पर रहने लायक है। खदान में पहला दिन जितना उसने कल्पना की थी उससे ज्यादा कठिन था। अर्जुन ने जेल में खुद को फिट रखा था, लेकिन पहाड़ की धूप में पत्थर तोड़ना एक क्रूर रूप से मांगने वाला काम था। पहले ही दिन उसके हाथ, हालांकि दस्तानों से सुरक्षित थे, कठोर हो गए, लेकिन वह मजबूती से टिका रहा। उसने चुपचाप काम किया, देखा कि अन्य कर्मचारी कैसे काम करते हैं, इसे और अधिक कुशल बनाने के गुर सीखे। कुछ मजदूर उसे उत्सुकता से देख रहे थे, अन्य अविश्वास से। पहले दिन किसी ने उससे बात नहीं की। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान रवि नाम का एक युवा उसके पास आया। क्या तुम सच में वही आदमी हो जिसे वीरान जागीर मिली है? उसने पूछा। शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं, बस उत्सुक। मैं ही हूं। मेरे पिताजी तुम्हारे चाचा को जानते थे। वे कहते थे कि वह एक अच्छे आदमी थे। वह थे। रवि जारी रखने से पहले हिचकिचाया। लोग कह रहे हैं कि तुम खतरनाक हो, कि तुमने शायद किसी को मार डाला। अर्जुन ने वह साधारण सैंडविच खाना बंद कर दिया जो वह लाया था। और क्या तुम यह मानते हो? मुझे नहीं पता, रवि ने ईमानदारी से कहा। तुम खतरनाक नहीं लगते, तुम चुपचाप काम करते हो, तुम किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन मुझे क्या पता, है ना? 8 साल जेल में होना कोई गंभीर बात रही होगी। हाँ, यह गंभीर था, अर्जुन ने सहमति व्यक्त की। लेकिन यह मैंने नहीं किया। रवि थोड़ी देर चुप रहा, उस जानकारी को संसाधित करते हुए। तुम्हारे पास इसे साबित करने का कोई तरीका है? मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह मुश्किल है जब हर किसी ने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम दोषी हो।
उस दिन से रवि ब्रेक के दौरान उससे बात करने लगा। कुछ भी बहुत गहरा नहीं, बस काम, मौसम, क्रिकेट के बारे में आकस्मिक बातचीत। लेकिन यह अर्जुन के लिए पूरी तरह से अलग महसूस न करने के लिए पर्याप्त था। पहले सप्ताह के अंत में काम खत्म होने पर सेठ गोविंद उसके पास आए। तुम काम के लिए कैसे अभ्यस्त हो रहे हो? अच्छा, मुझे काम करना पसंद है। मैंने देखा है, तुम शिकायत नहीं करते, तुम देर से नहीं आते, तुम अनुपस्थित नहीं रहते। यह आजकल दुर्लभ है। मैं उस अवसर को महत्व देता हूं जो आपने मुझे दिया है। सेठ गोविंद ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। ठाकुर महेंद्र सिंह कल यहां आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहिए था, कि इससे समस्याएं होंगी। अर्जुन को लगा कि उसका पेट कस गया है। और आपने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने उनसे कहा कि वह अपने काम से मतलब रखें। सेठ गोविंद मुस्कुराए। मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझे बताता है कि अपना व्यवसाय कैसे चलाना है। मेरा मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। यह विश्वास नहीं था लड़के, यह अवलोकन था। मैं जो सुनता हूं उस पर नहीं, जो मैं देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। शनिवार को खदान में काम करने के पूरे सप्ताह के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि यह शिक्षिका प्रिया से मिलने का समय है। किरण ने कहा था कि वह अगले सप्ताह के लिए सामग्री व्यवस्थित करने के लिए शनिवार सुबह स्कूल में रहती थी। देवभूमि घाटी का स्कूल एक साधारण 2 मंजिला इमारत थी जो हल्के हरे रंग से रंगी हुई थी। अर्जुन ने दस्तक देने से पहले कुछ मिनटों के लिए मुख्य द्वार पर संकोच किया। क्या होगा अगर प्रिया ने भी अफवाहें सुनी हो? क्या होगा अगर वह भी उससे डरती हो? दरवाजे पर दस्तक की आवाज का जवाब एक महिला की आवाज ने दिया। एक पल, कृपया। अर्जुन ने कदमों की आवाज पास आते हुए सुनी। फिर दरवाजा खुल गया। प्रिया एक सुंदर महिला थी जिसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे। उसने एक हल्की नीली ब्लाउज और एक डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ पेंट से गंदे थे, जैसे कि वह कुछ स्कूली सामग्री तैयार कर रही हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा, बिना डर दिखाए, केवल उत्सुकता। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं उस जागीर में रहता हूँ जो राजेश सिंह की थी। स्टोर से किरण ने कहा कि शायद आप गांव के कुछ मामलों पर मेरा मार्गदर्शन कर सकती हैं। प्रिया ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, स्पष्ट रूप से यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। आप चाचा राजेश के भतीजे हैं? मैं हूं। वह आपके बारे में बहुत बात करते थे। कृपया अंदर आइए। अर्जुन निमंत्रण से हैरान था, लेकिन प्रिया का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर गया। जिस कमरे में वह काम कर रही थी वह स्पष्ट रूप से एक कक्षा थी, लेकिन वह उसकी अपनी बचपन की यादों से अलग तरह से व्यवस्थित थी। डेस्क समूहों में व्यवस्थित थे, छात्रों के काम दीवारों पर लटके हुए थे और शिक्षिका की डेस्क पर कई किताबें बिखरी हुई थीं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? प्रिया ने उसे बैठने के लिए एक कुर्सी का इशारा करते हुए पूछा। अर्जुन ने नगर निगम की सूचना जेब से निकाली। मुझे कुछ दिन पहले यह मिला। किरण ने कहा कि आप मुझे स्थिति से निपटने के बारे में कुछ सलाह दे सकती हैं। प्रिया ने बढ़ते हुए ध्यान से दस्तावेज पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ा, उसका भाव बदल गया। यह बेतुका है, उसने अंत में कहा। तुम्हें अभी तक किसी को परेशान करने का समय भी नहीं मिला है। तुम 1 हफ्ते पहले आए थे, है ना? बिल्कुल। और तब से मैंने केवल घर की मरम्मत और सेठ गोविंद की खदान में काम किया है। ओह, आपको सेठ गोविंद के साथ नौकरी मिल गई। यह उत्कृष्ट है। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी किसी ने यह शिकायत की। प्रिया ने कागज डेस्क पर रखा और सीधे अर्जुन की ओर देखा। क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। क्या यह सच है कि आप जेल में थे? अर्जुन को सीने में वह जानी पहचानी घुटन महसूस हुई जो हमेशा तब होती थी जब उसे उस बारे में बात करनी पड़ती थी। लेकिन जिस तरह से प्रिया ने सवाल पूछा था, बिना न्याय किए, केवल जानकारी मांगते हुए, उसने उसे ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सच है। चोरी के लिए 8 साल। क्या आपने वह किया था? नहीं। प्रिया एक पल के लिए चुप रही, उसके चेहरे को देखती रही। अर्जुन ने हताश न दिखने की कोशिश की, लेकिन जानता था कि इस सवाल का उसका जवाब पूरी तरह से बदल देगा कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। मुझे तुम पर विश्वास है, उसने अंत में कहा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के अन्याय को जानती हूं। क्योंकि मैंने तुम्हारे चाचा को तुम्हारे बारे में इतने प्यार से बात करते देखा कि यह असंभव होगा कि वह तुम्हारे चरित्र के बारे में गलत हों। और क्योंकि उसने हिचकिचाया, क्योंकि मैं पहले ही कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुकी हूं। वह कैसे? जेल नहीं, लेकिन एक अन्यायपूर्ण आरोप जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसीलिए मैं दिल्ली से बाहर आई और यहां आ गई। मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ का बोझ उठाना कैसा होता है जो किसी ने नहीं किया। अर्जुन को भारी राहत महसूस हुई। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति
जो न केवल उस पर विश्वास करता था बल्कि उसकी स्थिति को भी समझता था। मैं नगर निगम के साथ इस स्थिति को हल करने के लिए क्या कर सकता हूं? सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आधिकारिक तौर पर नगर निगम से नहीं है। यह प्रभावशाली लोगों का एक समूह है जो नगर निगम का उपयोग उन लोगों पर दबाव बनाने के लिए करता है जिन्हें वे नापसंद करते हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह अनौपचारिक नेता हैं, लेकिन और भी लोग शामिल हैं। वे यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे डरते हैं। बदलाव का डर, उन लोगों का डर जिन्हें वे नहीं जानते, उस नियंत्रण को खोने का डर जो वे सोचते हैं कि उनका इस गांव पर है। प्रिया उठी और खिड़की तक गई। उन पहाड़ों को देख रही थी जो जगह को घेरे हुए थे। गुरुवार की रात को निवासी कल्याण संघ की एक बैठक है। यहीं पर वे इन चीजों पर फैसला करते हैं। अगर आप उस सूचना से लड़ना चाहते हैं तो आपको वहां जाना होगा और उन सभी का एक बार में सामना करना होगा। और क्या कहूं कि मैं निर्दोष हूं? कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं, प्रिया ने आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, आप दिखाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। आप उस काम के बारे में बात करेंगे जो आप कर रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में जो आपके पास जागीर के लिए हैं, कि आप समुदाय में कैसे योगदान करना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? तो हम योजना बी पर जाते हैं। वह क्या है? आपकी बेगुनाही को एक बार और हमेशा के लिए साबित करना। मुझे राजधानी में संपर्क हैं, लोग जो हमें सच्चाई जानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। गुरुवार की बैठक उस समय को जीतने का हमारा मौका है। अर्जुन अजीब सी भावना के साथ स्कूल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार उसे पूरी तरह से अकेला महसूस नहीं हो रहा था। प्रिया ने न केवल उस पर विश्वास किया था बल्कि सक्रिय रूप से उसकी मदद करने की पेशकश भी की थी। यह उससे कहीं ज्यादा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। अगले कुछ दिनों तक उसने नई ऊर्जा के साथ खदान में काम किया। सेठ गोविंद ने अंतर देखा। तुम ज्यादा उत्साहित लगते हो, उन्होंने मंगलवार को टिप्पणी की। मुझे विश्वास होने लगा है कि मैं इसे काम करवा सकता हूं। क्या काम करवा सकते हो? फिर से शुरू करना, साबित करना कि मैं एक दूसरा मौका पाने लायक हूं। हर आदमी एक दूसरा मौका पाने लायक है, सेठ गोविंद ने कहा। कुछ तो तीसरा भी पाने लायक है। मायने यह रखता है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। बुधवार की रात अर्जुन ने तैयार किया कि वह बैठक में क्या कहेगा। प्रिया ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने लिए बोलना होगा। लोगों को यह देखने की जरूरत थी कि वह वास्तव में कौन था, न कि किसी और के माध्यम से फिल्टर किया गया संस्करण। प्रिय श्रोता, अगर आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो लाइक करना न भूलें और खासकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए गुरुवार उससे ज्यादा तेजी से आया जितना अर्जुन को पसंद होता। पूरे दिन खदान में उसने मानसिक रूप से अभ्यास किया कि वह क्या कहेगा। रवि ने उसकी घबराहट को देखा। सब ठीक हो जाएगा दोस्त, उसने दोपहर के भोजन के दौरान उससे कहा। तुम एक अच्छे इंसान हो, जो तुम्हें जानता है वह जानता है। समस्या यह है कि लगभग कोई मुझे नहीं जानता, तो यह सही तरीके से खुद को पेश करने का समय है। बैठक शाम 7 बजे चर्च के हॉल में होनी थी। अर्जुन अपनी सबसे अच्छी पोशाक, एक साधारण सफेद शर्ट और एक साफ डेनिम पैंट पहनकर 15 मिनट पहले पहुंचा। प्रिया पहले से ही वहां कुछ लोगों से बात कर रही थी। जब उसने उसे आते देखा तो उसने हाथ से एक असतत संकेत किया। हॉल भरने लगा। अर्जुन ने कुछ चेहरों को पहचाना। केंद्रीय स्टोर से किरण, खदान से सेठ गोविंद, रवि और कुछ अन्य मजदूर। लेकिन कई अपरिचित लोग थे और कुछ स्पष्ट रूप से उसे शत्रुता से देख रहे थे। लगभग 50 साल का एक मोटा आदमी हॉल में ऐसे घुसा जैसे कि वह जगह का मालिक हो। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि वह ठाकुर महेंद्र सिंह होना चाहिए। वह 3 या 4 अन्य पुरुषों के साथ आया। सभी अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे, जिनमें पैसा और प्रभाव होने का आभास था। सभी को शुभ संध्या, ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा। स्वाभाविक रूप से बैठक का नेतृत्व संभालते हुए, आज हम यहाँ एक संवेदनशील मामले पर चर्चा करने के लिए हैं जो हमारे पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उसका दिल तेज हो गया, लेकिन उसने अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह ने जारी रखा, हमारे गांव में एक नया निवासी है जिसका अतीत समस्याग्रस्त है। उसका एक नाम है। प्रिया ने खड़े होकर बीच में टोक दिया, और उसे आरोपों से अपना बचाव करने का अधिकार है। बेशक है, ठाकुर महेंद्र सिंह ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन सिंह, है ना? कृपया समुदाय के सामने खुद को पेश करें। अर्जुन धीरे धीरे उठा। हॉल में पूरी तरह से चुप्पी थी। वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था।
मेरा नाम अर्जुन सिंह है, उसने एक मजबूत आवाज में शुरू किया। मैं राजेश सिंह का भतीजा हूं, जो इस गांव में जाने जाते थे और सम्मानित थे। मैं उस अपराध के लिए सजा काटते हुए 8 साल राज्य कारागार में रहने के बाद यहां वापस आया हूं, जो मैंने नहीं किया। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। मुझे पता है कि जेल गए किसी व्यक्ति के शब्द पर विश्वास करना मुश्किल है, अर्जुन ने जारी रखा, लेकिन मैं केवल यह कहता हूं कि मुझे मेरे भविष्य के कार्यों से जज करें, न कि मेरे अतीत की अफवाहों से। अफवाहें, ठाकुर महेंद्र सिंह ने उपहास के साथ कहा। तुम्हें न्यायपालिका ने दोषी ठहराया था, यह कोई अफवाह नहीं है। न्यायपालिका भी गलतियां करती है, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। लेकिन इस बिंदु पर हमें यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह गलती थी या नहीं, एक बूढ़ी महिला ने कहा, जिसे अर्जुन नहीं जानता था। हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह हमारे परिवारों के लिए खतरा नहीं है? मेरे कार्यों को देखकर अर्जुन ने कहा, मुझे यहां आए 1 हफ्ता हो गया है। मैंने हर दिन सेठ गोविंद की खदान में ईमानदारी से काम किया है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। मैं बस अपने चाचा की जागीर को ठीक करना चाहता हूं और समुदाय में योगदान करना चाहता हूं। कैसे योगदान करें? ठाकुर महेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से संदेह करते हुए पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह अपनी योजनाओं को प्रकट करने का समय था। मैं जागीर को केवल निजी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में बहाल करना चाहता हूं जो पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचा सके। मैं एक सतत कृषि परियोजना बनाना चाहता हूं जो क्षेत्र के अन्य छोटे उत्पादकों को आधुनिक तकनीक सिखा सके। इससे हॉल में रुचि की फुसफुसाहट हुई। अर्जुन ने देखा कि उसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा उसने जारी रखा, मैं जागीर को शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक जगह के रूप में पेश करना चाहूंगा। मुझे पता है कि शिक्षिका प्रिया हमेशा छात्रों की शिक्षा को समृद्ध करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। जागीर विज्ञान और पर्यावरण की व्यावहारिक कक्षाओं के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला हो सकती है। प्रिया मुस्कुराई और स्वीकृति में सिर हिलाया। ये सिर्फ शब्द हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा। हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास उन परियोजनाओं की क्षमता है? आपने सतत कृषि के बारे में जेल में सीखा? सवाल कटाक्ष के साथ पूछा गया था, लेकिन अर्जुन तैयार था। मैंने पढ़कर सीखा। 8 साल तक मैंने कृषि, पर्माकल्चर, पर्यावरण प्रबंधन के बारे में जो कुछ भी पढ़ सकता था, पढ़ा। जेल में मैंने एक सामुदायिक बाग का समन्वय किया, जिसने 200 से अधिक कैदियों को खिलाया। यह इकाई की सबसे सफल परियोजना थी। क्या इसे सत्यापित किया जा सकता है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। हाँ, किया जा सकता है। मैं राज्य कारागार में संपर्क प्रदान कर सकता हूं जो उस जानकारी की पुष्टि करें। केंद्रीय स्टोर से किरण खड़ी हो गईं। मैं कुछ कहना चाहूंगी, उसने एक मजबूत आवाज में कहा। मैं सिंह परिवार को बहुत समय से जानती हूं। राजेश हमेशा एक ईमानदार आदमी थे और उन्होंने हमेशा अर्जुन के बारे में बहुत प्यार से बात की। अगर वह अपने भतीजे पर विश्वास करते थे तो इसका मेरे लिए कुछ मतलब है। इसके अलावा सेठ गोविंद ने जोड़ा, उसने मेरे लिए 1 हफ्ते तक काम किया है। वह समय का पाबंद, मेहनती और ईमानदार है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो समुदाय के लिए खतरा दर्शाता हो। रवि भी खड़ा हो गया। मैं हर दिन उसके साथ काम करता हूं। वह हिंसक या आक्रामक नहीं है। इसके विपरीत वह शांत और सभी का सम्मान करता है। अर्जुन को इन लोगों को उसका बचाव करते हुए देखकर एक मजबूत भावना महसूस हुई। ऐसे लोग जो उसे बमुश्किल जानते थे, लेकिन जो उसे संदेह का लाभ देने को तैयार थे। ठीक है, ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा, स्पष्ट रूप से नाराज थे कि बैठक उस स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रही थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन हमारे पास अभी भी कानूनी मुद्दा है। नगरपालिका कानून उपयुक्तता के प्रमाण की मांग करने की अनुमति देता है। वह कौन सा कानून है? प्रिया ने पूछा। मैं आधिकारिक पाठ देखना चाहूंगी। ठाकुर महेंद्र सिंह हिचकिचाए। यह स्पष्ट था कि उनके पास कोई विशिष्ट उत्तर नहीं था। ठीक है, यह हमारे सामुदायिक सुरक्षा मानदंडों की व्याख्या है। किसकी व्याख्या? प्रिया ने जोर दिया। क्या मुखिया को इस व्याख्या के बारे में पता है? क्या नगर निगम ने इसे मंजूरी दी है? यहां देखिए। ठाकुर महेंद्र सिंह ने अपना संयम खोते हुए कहा, हमें अपने परिवारों की रक्षा के लिए नौकरशाही की जरूरत नहीं है। यह आदमी एक पूर्व दोषी है और यह एक तथ्य है। तो क्या? हॉल के पीछे से एक आवाज आई। हर कोई यह देखने के लिए मुड़ा कि किसने बोला था। यह लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी था जिसे अर्जुन नहीं जानता था। मैंने कहा, तो क्या? ठाकुर महेंद्र सिंह, बूढ़े ने दोहराया। एक छड़ी पर झुकते हुए खड़ा हुआ। मेरा नाम चौधरी धर्मपाल है। मैं 50 साल से इस गांव में रह रहा हूं। मैंने अच्छे और बुरे लोगों को यहां से गुजरते देखा है और मैंने सीखा है कि किसी व्यक्ति को उसका अतीत परिभाषित नहीं करता है, बल्कि वह जो वर्तमान में करता है। लेकिन चौधरी जी,
ठाकुर महेंद्र सिंह ने तर्क देने की कोशिश की। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क या पूर्वाग्रही? बूढ़े ने बीच में टोका। यह लड़का 1 हफ्ते पहले आया और पहले से ही ईमानदारी से काम कर रहा है। उसने समुदाय के लिए रचनात्मक परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। उसने अब तक क्या बुरा किया है? कुछ नहीं। वह क्या अच्छा कर सकता है? बहुत कुछ, जैसा कि हमने अभी सुना। अर्जुन भावुक हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जिसे वह जानता भी नहीं था इतनी जोरदार तरीके से उसके बचाव में आएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम विश्वास का मत दें, चौधरी धर्मपाल ने जारी रखा। हम नौजवान को रहने दें, काम करने दें और साबित करने दें कि वह क्या करने में सक्षम है। अगर 6 महीने में उसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम फिर से विचार कर सकते हैं। मैं चौधरी धर्मपाल के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं, किरण ने तुरंत कहा। मैं भी, सेठ गोविंद ने कहा। और मैं, प्रिया ने जोड़ा। एक एक करके और लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त करना शुरू कर दिया। ठाकुर महेंद्र सिंह बढ़ती हुई चिढ़ के साथ चारों ओर देख रहे थे, यह महसूस करते हुए कि वह स्थिति पर नियंत्रण खो रहे थे। तो हम मतदान करते हैं, उन्होंने नियंत्रण का कुछ हिस्सा बचाने की कोशिश करते हुए कहा। कौन अर्जुन सिंह को गांव में रहने की अनुमति देने के पक्ष में है? अर्जुन ने मानसिक रूप से गिना। उठे हुए हाथ मौजूद लोगों के आधे से ज्यादा थे। कौन विरोध में है? कम हाथ उठे, जिनमें ठाकुर महेंद्र सिंह और उनके साथियों के हाथ भी शामिल थे। प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रिया ने बैठक के संचालक की भूमिका संभालते हुए घोषणा की। अर्जुन सिंह गांव में रह सकते हैं और समुदाय में अपने योगदान को साबित करने के लिए उनके पास 6 महीने हैं। अर्जुन फिर से उठा। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि आप मुझे यह मौका देने के लिए पछतावा नहीं करेंगे। जब बैठक समाप्त हुई तो कई लोग उसे बधाई देने आए। चौधरी धर्मपाल पहले थे। मुझे तुम्हारी योजनाओं के बारे में जो सुना वह पसंद आया लड़के। अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मुझे ग्रामीण संपत्ति प्रबंधन का अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। हाँ, मैं आपकी मदद स्वीकार करूंगा। जब ज्यादातर लोग जा चुके थे तो प्रिया उसके पास आई। तुमने बहुत अच्छा किया, उसने एक वास्तविक मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारी मदद के बिना यह हासिल नहीं कर पाता। यह तो बस शुरुआत थी। अब तुम्हारे पास उस वीरान जागीर को कुछ ऐसा बनाने के लिए 6 महीने हैं जो सभी को प्रभावित करे। और मेरे मामले की जांच के बारे में हम सप्ताहांत में शुरू करेंगे। मेरे कुछ संपर्क हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जब अर्जुन उस रात जागीर लौटा तो वह खंडहर हो चुके बरामदे पर बैठ गया और सितारों को देखा। बरसों में पहली बार उसके पास एक वास्तविक आशा थी। न केवल जीवित रहने की आशा, बल्कि फलने फूलने की आशा, कुछ सार्थक बनाने की, यह साबित करने की कि वह एक दूसरा मौका पाने लायक है। बैठक के बाद के दिनों में अर्जुन ने देखा कि लोग उससे गांव में जिस तरह से व्यवहार करते थे उसमें एक सूक्ष्म बदलाव आया था। वे ठीक ठाक दोस्ताना नहीं थे, लेकिन खुली शत्रुता कम हो गई थी। कुछ तो उसे देखकर हाथ हिलाते भी थे। खदान में रवि ने अन्य मजदूरों को बैठक के बारे में बताया था और कुछ जो पहले उससे बचते थे उन्होंने ब्रेक के दौरान उससे बात करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि तुम जागीर में एक परियोजना शुरू करना चाहते हो, 40 साल के एक आदमी ने कहा जो लंबे समय से खदान में काम कर रहा था। यह सच है? मैं एक सतत कृषि केंद्र बनाना चाहता हूं। सतत कृषि वह चीज है जिसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह उसका एक हिस्सा है। इसमें मिट्टी का संरक्षण करना, पानी बचाना, ऐसे तकनीकों का उपयोग करना भी शामिल है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। दिलचस्प, मारियो ने सोचते हुए कहा। मेरा एक छोटा सा खेत है, लेकिन जमीन अब पहले जैसी उपज नहीं देती। शायद जब तुम इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ जाओ तो तुम मुझे कुछ सलाह दे सको। जरूर, मदद करके खुशी होगी। अर्जुन ने महसूस किया कि वही हो रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। लोग उसे समुदाय में योगदान देने वाले के रूप में देखना शुरू कर रहे थे, न कि केवल डरने वाले खतरे के रूप में। शनिवार को प्रिया सुबह जल्दी जागीर में आई। एक छोटी कार चला रही थी और दस्तावेजों से भरा एक फोल्डर लाई थी। मैं कुछ चीजें लाई हूं जो हमारी मदद कर सकती हैं, उसने कार से उतरते हुए कहा। अर्जुन ने सप्ताह भर घर के सामने का हिस्सा साफ किया था और अब बरामदा कम से कम चलने लायक था। वे पुरानी तख्तों से बनी एक अस्थायी मेज पर बैठ गए। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि तुम मुझे बताओ कि अपराध के दिन ठीक ठीक क्या हुआ था, प्रिया ने फोल्डर से एक नोटबुक निकालते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उस दिन को फिर से जीना हमेशा मुश्किल होता था, लेकिन वह जानता था कि यह जरूरी है। वह एक मंगलवार था, 15 मार्च। मैं दिल्ली में एक परिवहन कंपनी में डिलीवरी कर रहा था। उस दिन मुझे 200 किलोमीटर दूर एक गांव में एक विशेष डिलीवरी करनी थी।
मैं सुबह 5 बजे घर से निकला। क्या तुम्हें शहर का नाम याद है? कमलपुर। यह एक दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिलीवरी थी। मेरे दस्तावेजों में कहीं बिल है। प्रिया ने सब कुछ ध्यान से नोट किया। जारी रखो। सफर सामान्य था। मैं लगभग 9 बजे वहां पहुंचा। मैंने डिलीवरी की। मैंने शहर में दोपहर का भोजन किया और वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा लगभग शाम 4 बजे तो 2 पुलिस वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन लगभग 11 बजे शहर के केंद्र में एक आभूषण की दुकान लूटी थी। मैंने उन्हें समझाया कि यह असंभव था कि मैं उस समय कमलपुर में था। मैंने उन्हें बिल दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह जाली हो सकता है। और गवाह, जिस दुकान पर मैंने डिलीवरी की थी, उसके मालिक ने पुष्टि की कि मैं वहां था। लेकिन जब मामला अदालत में गया तो उसने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि उसे ठीक समय याद नहीं है, कि मैं दिन में किसी भी समय वहां हो सकता था। उसने अपना बयान क्यों बदला, मैंने कभी पता नहीं लगाया। मेरे वकील ने कहा कि शायद वह मामले में शामिल होने से डरता था। प्रिया ने लिखना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। इसका कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के इस तरह से बयान नहीं बदलता। मैंने भी यही सोचा, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर सका। और तुम्हारे खिलाफ और क्या सबूत थे? एक गवाह ने कहा कि उसने मुझे उस दिन आभूषण की दुकान के पास देखा था और जिस कार को मैं चला रहा था वह उस कार से मिलती जुलती थी जो जगह से भागते हुए देखी गई थी। मिलती जुलती कैसी? यह एक चांदी की शेवी थी। शहर में वैसी हजारों कारें हैं। और गवाह, उसकी पहचान कैसी थी? अर्जुन हिचकिचाया। यह हिस्सा हमेशा उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था। उसने कहा कि उसे पूरी निश्चितता थी कि वह मैं ही था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने मेरे कपड़ों का बहुत विस्तार से वर्णन किया, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कथित तौर पर मुझे कुछ सेकंड के लिए दूर से देखा था। किस तरह का विस्तार? उसने कहा कि मैंने दाहिनी आस्तीन पर एक छोटे से दाग वाली नीली शर्ट पहनी हुई थी, और यह सच था। मैंने वैसी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन वह दूर से एक छोटा सा दाग कैसे देख सकती थी? प्रिया ने फिर से लिखना बंद कर दिया और अर्जुन को घूरने लगी। यह बहुत संदिग्ध है, जैसे कि वह पहले से जानती थी कि तुम कैसे कपड़े पहने हुए थे। बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था, लेकिन मेरे वकील ने कहा कि इससे कुछ साबित नहीं होता कि उसकी नजर अच्छी हो सकती है। नहीं अर्जुन, यह कुछ साबित करता है। यह साबित करता है कि किसी ने अपराध होने से पहले उसे तुम्हारे बारे में जानकारी दी थी। अर्जुन को पेट में ठंडक महसूस हुई। यह संभावना जेल में वर्षों के दौरान उसके सिर में आई थी, लेकिन वह कभी भी इस विचार को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाया था। क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने मेरे लिए जाल बिछाया? मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है। सवाल यह है कि कौन और क्यों। उन्होंने बाकी सुबह मामले के सभी विवरणों की समीक्षा करने में बिताई। प्रिया ने ऐसे सवाल पूछे जो अर्जुन के वकीलों ने भी नहीं पूछे थे, और ऐसी विसंगतियों पर ध्यान दिया जो अब स्पष्ट लगती थीं, लेकिन उस समय किसी का ध्यान नहीं गया था। मुझे उन सभी लोगों की एक सूची चाहिए जिनके पास उस समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई कारण था, प्रिया ने कहा। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मैं एक साधारण जीवन जीता था। मैं ईमानदारी से काम करता था। मैं खुद को परेशानी में नहीं डालता था। कर्ज, बहस, काम, रिश्ते, किसी के बारे में सोचो जिसे तुम्हारे रास्ते से बाहर होने से फायदा हो सकता था। अर्जुन ने अपने जीवन के उस समय को याद करने की कोशिश की। इतने सालों बाद यह मुश्किल था। केवल एक याद उसके दिमाग में आई। क्या? मेरा छोटा भाई विक्रम। अपराध से कुछ हफ्ते पहले हमारी एक गंभीर लड़ाई हुई थी। किस बारे में लड़ाई? विरासत। हमारे माता पिता ने मेरे 30 साल का होने पर हम दोनों के बीच बांटने के लिए थोड़ी सी राशि छोड़ी थी। विक्रम अपना हिस्सा पहले चाहता था। उसने कहा कि उसे कुछ कर्ज चुकाने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि नहीं, हमें अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करना होगा। और तुम्हारा भाई अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। मेरी सजा के बाद वह गायब हो गया। उसने मुझे जेल में कभी नहीं देखा। उसने कभी कोई खबर नहीं भेजी। प्रिया ने विशेष रुचि के साथ यह नोट किया। क्या तुम्हें लगता है कि वह हो सकता था? मैं यह मानना नहीं चाहता। वह मेरा भाई है। अर्जुन, अगर हम सच्चाई जानना चाहते हैं तो तुम्हें सभी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है। अर्जुन कुछ मिनटों के लिए चुप रहा। इस विचार से लड़ रहा था कि उसका अपना भाई उसे इतनी क्रूरता से धोखा दे सकता था। हम जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम तुम्हारे भाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम उस गवाह को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने तुम्हें पहचाना और उससे फिर से बात करेंगे। तीसरा, हम कमलपुर के व्यापारी के बयान के उस बदलाव की गहराई से जांच करेंगे। क्या यह तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं होगा अगर वास्तव में कुछ छिपा हुआ है? प्रिया ने दृढ़ संकल्प के साथ मुस्कुराया।
मुझे सच्चाई की तलाश करने से डर नहीं लगता है और तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। अगर तुम निर्दोष हो, जैसा कि मुझे विश्वास है, तो सच्चाई केवल तुम्हारी मदद कर सकती है। उन्होंने अगली सप्ताह जांच शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। प्रिया के दिल्ली में पत्रकार संपर्क थे जो खोज में मदद कर सकते थे और अर्जुन मामले के बारे में उसके पास मौजूद सभी दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगा। जब प्रिया चली गई तो अर्जुन विरोधाभासी भावनाओं के साथ जागीर में अकेला रह गया। वह आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित करने की संभावना से आशान्वित था, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि वे क्या खोज सकते हैं। क्या होगा अगर उसका भाई वास्तव में शामिल था, तो वह उस विश्वासघात से कैसे निपटेगा। अगले सप्ताह के दौरान अर्जुन ने खदान में काम करने और जागीर के सुधार के पहले चरणों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जो पैसा कमा रहा था, उससे वह मुख्य घर की छत को ठीक करना शुरू करने के लिए कुछ टाइलें खरीदने में सफल रहा। चौधरी धर्मपाल बुधवार दोपहर को आए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, संपत्ति के बारे में सलाह देने के लिए। यह जमीन अच्छी है। उन्होंने मिट्टी का एक मुट्ठी भर लिया और उसकी जांच करते हुए कहा, बस देखभाल और प्यार की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? पहले घर को पूरी तरह से ठीक करो। तुम्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत है। फिर हम पानी का विश्लेषण करेंगे। अच्छे पानी के बिना कोई कृषि काम नहीं करती। चौधरी धर्मपाल ने अर्जुन को दिखाया कि संपत्ति पर झरने कहां हो सकते हैं और समझाया कि विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाने के लिए सबसे अच्छी जगहें कैसे पहचाने। तुम्हारे चाचा ने पीछे एक छोटा सा बाग शुरू किया था। उन्होंने खरपतवार से घिरे एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ पेड़ अभी भी उस वनस्पति के नीचे जिंदा होंगे। अर्जुन ने उस क्षेत्र को साफ करने के लिए सप्ताहांत समर्पित किया, जिसकी चौधरी धर्मपाल ने संकेत दिया था, और वास्तव में कई फलदार पेड़ अभी भी जिंदा पाए। आम, अमरूद, संतरा और नींबू। वे उपेक्षित थे, लेकिन छंटाई और सफाई के साथ वे फिर से उपज देना शुरू कर सकते थे। अगले सोमवार को अर्जुन के दोपहर के भोजन के समय प्रिया खदान में आई। मेरे पास खबर है, उसने कहा, स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर। अर्जुन निजी तौर पर बात करने के लिए अन्य मजदूरों से दूर चला गया। मैं तुम्हारे भाई का पता लगाने में सफल रही हूं, प्रिया ने कहा। वह विशाखापत्तनम में रहता है। वह एक बंदरगाह लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है। विशाखापत्तनम। उसने हमेशा समुद्र तट से नफरत की। लोग बदलते हैं या भागते हैं। मैं सप्ताहांत में वहां जाऊंगी और उससे बात करने की कोशिश करूंगी। क्या तुम्हें अकेले जाना सुरक्षित लगता है? मैं अपने चचेरे भाई को अपने साथ ले जाऊंगी। वह एक पत्रकार है और जांच में मेरी मदद कर रहा है। और गवाह, मैं अभी भी उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरे पास एक सुराग है। मुझे पता चला कि वह मुकदमे के बाद उत्तराखंड चली गई थी। अर्जुन को आशा और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। कुछ ही हफ्तों में वह आखिरकार यह जान सकता था कि 8 साल पहले क्या हुआ था। प्रिया, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं यह इसलिए करती हूं क्योंकि यह सही है और क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूं। सप्ताहांत में जब प्रिया विशाखापत्तनम की यात्रा कर रही थी, अर्जुन ने जागीर में काम करना जारी रखा। उसने छत के एक अच्छे हिस्से की मरम्मत की और खेती के लिए एक और क्षेत्र साफ किया। संपत्ति फिर से रहने लायक जगह का रूप लेने लगी थी। रविवार दोपहर को वह फलदार पेड़ों की छंटाई कर रहा था जब उसने सड़क पर एक कार को ऊपर आते देखा। वह प्रिया थी जो विशाखापत्तनम से लौट रही थी। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारे भाई से मिली, उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, और मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया जो मैंने खोजा। वे बात करने के लिए घर की छत पर बैठ गए। विक्रम का जीवन अच्छा चल रहा है। वह एक बड़े घर में रहता है। उसके पास नई कार है। लगता है कि वह बहुत पैसा कमाता है, लेकिन कैसे? वह कभी बहुत मेहनती नहीं था। यही सवाल है। जब मैंने उससे पूछा कि वह इतनी तेजी से जीवन में कैसे सफल हुआ, तो उसने टालमटोल भरे जवाब दिए। उसने कहा कि उसे व्यापार में किस्मत मिली, लेकिन यह नहीं बता सका कि वे कौन से व्यापार थे। क्या उसने मेरे बारे में बात की, और यहीं पर स्थिति अजीब हो गई। प्रिया ने जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। मैंने बातचीत का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया। उसे पता नहीं चला क्योंकि मेरे चचेरे भाई ने कहा कि यह व्यावसायिक सफलता पर एक रिपोर्ट के लिए था। उसने रिकॉर्डर चालू कर दिया। अर्जुन ने 8 साल में पहली बार अपने भाई की आवाज सुनी। मेरा पाटा मंत्री इस हाल की पास पाठ किया। भाई, हाँ। वह एक गंभीर परेशानी में पड़ गया। मैं हमेशा जानता था कि वह समस्या पैदा करेगा। बचपन से ही वह थोड़ा असंतुलित था। जब मुझे पता चला कि उसने उस आभूषण की दुकान को लूटा है,
तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। सुनते रहो, प्रिया ने कहा। पूरा परिवार शर्मिंदा था, इसीलिए मैंने शहर बदल दिया। मैं उस बोझ को नहीं उठाना चाहता था जो उसने किया था। कुछ लोगों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि वह निर्दोष था, लेकिन मैं अपने भाई को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वह क्या करने में सक्षम है। रिकॉर्डर बंद हो गया। अर्जुन पीला पड़ गया था। उसने मेरे बारे में ऐसे बात की जैसे कि मैं एक जाना माना अपराधी हूं, जैसे कि वह ऐसी बातें जानता हो जो कोई और नहीं जानता। बिल्कुल, और भी है। जब मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया तो मेरे चचेरे भाई ने अपराध के समय के बारे में कुछ आकस्मिक सवाल पूछे। विक्रम ने मामले के उन विवरणों को जानने का प्रदर्शन किया जो समाचार पत्रों में नहीं थे। किस तरह के विवरण? उसे पता था कि किस तरह के गहने लूटे गए थे। उसे उस गवाह का नाम पता था जिसने तुम्हें पहचाना था। उसे तुम्हारी शर्ट पर दाग के बारे में भी पता था। अर्जुन कुर्सी से अचानक उठ गया। इसका मतलब है कि उसे एक ऐसे अपराध के बारे में बहुत अच्छी तरह से सूचित किया गया था जिसका कथित तौर पर उससे कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन छत पर आगे पीछे चलने लगा। उसका दिमाग उस विश्वासघात के निहितार्थों को संसाधित कर रहा था जो प्रिया ने खोजा था। मेरा अपना भाई, वह बुदबुदाया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया। हमारे पास अभी भी निश्चित सबूत नहीं है, प्रिया ने शांति से कहा, लेकिन हमारे पास बहुत मजबूत संकेत हैं। अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि उसने यह ठीक कैसे किया। हम यह कैसे कर सकते हैं? गवाह की जांच करके। अगर हम यह साबित कर सकते हैं कि उसे किसी ने निर्देश दिया था तो हमारे पास मामला होगा। अर्जुन रुक गया और प्रिया की ओर देखा। वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? हम भाई हैं। तुमने कहा कि तुम विरासत को लेकर लड़े थे। कितना पैसा दांव पर था? कुल मिलाकर लगभग 50 रुपये, हर एक के लिए 25 शून्य। कुछ लोगों के लिए यह बहुत पैसा है, एक विस्तृत जाल बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कैसे? उसने वह सारी जानकारी कैसे प्राप्त की? उसे कैसे पता चला कि मैं क्या पहन रहा था? प्रिया ने एक पल के लिए सोचा। क्या तुम उस समय एक साथ रहते थे? नहीं, लेकिन उसके पास मेरे अपार्टमेंट की चाबी थी। जब उसे अपनी प्रेमिका के साथ समस्या होती थी तो वह कभी कभी वहां रहता था। तो वह पिछली रात तुम्हारे कपड़े देख सकता था। वह सब कुछ पहले से योजना बना सकता था। विश्वासघात का एहसास अर्जुन के लिए विनाशकारी था। जेल में उन सभी वर्षों के दौरान उसने कल्पना की थी कि कम से कम उसका भाई उसकी बेगुनाही पर विश्वास करता था। यह पता लगाना कि विक्रम न केवल विश्वास नहीं करता था, बल्कि उसने पूरी स्थिति को ऑर्केस्ट्रेट भी किया था, लगभग स्वीकार करना असंभव था। अब हम क्या करें? अब हम गवाह के पीछे जाते हैं। मेरे पास उत्तराखंड में उसका पता है। हम अगले सप्ताह वहां जाते हैं। प्रिय श्रोता, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और खसस कर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए, अर्जुन के लिए सप्ताह धीरे धीरे गुजरा। दिन के दौरान वह खदान में काम करता था, अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करता था। लेकिन रात में, जागीर में अकेला, वह अपने भाई के विश्वासघात के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। कई बार वह बचपन और किशोरावस्था के पलों को याद करते हुए खुद को पाता था। यह जानने की कोशिश करता था कि क्या विक्रम इतनी क्रूर चीज के लिए सक्षम था। गुरुवार को प्रिया और खबर लाई। वह गवाह निशा कुमारी नाम की एक महिला के साथ टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करने में सफल रही थी। उसने हमसे मिलने के लिए सहमति व्यक्त की, प्रिया ने कहा। लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वह घबराई हुई लग रही थी। कैसी घबराई हुई? जैसे कि वह इस दिन के आने का इंतजार कर रही थी, जैसे कि वह जानती थी कि कभी न कभी कोई सवाल पूछने आएगा। उन्होंने शनिवार सुबह उत्तराखंड की यात्रा करने पर सहमति व्यक्त की। अर्जुन ने खदान में छुट्टी मांगी, यह बहाना बनाते हुए कि उसे जागीर की विरासत से संबंधित कागजी कार्रवाई हल करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। उस गांव तक की यात्रा जहां निशा कुमारी रहती थी 4 घंटे चली। यह देवभूमि घाटी से भी छोटा, नीलगिरी से ढके पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा गांव था। निशा कुमारी ने गांव के केंद्र में एक ढाबे पर उनसे मिलने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अर्जुन ने उसे 8 साल बाद भी तुरंत पहचान लिया। वह लगभग 45 साल की एक महिला थी जिसके बाल सुनहरे रंग के थे, जिसमें चिंता और अपराध बोध का मिश्रण था। निशा जी, प्रिया ने उस मेज के पास जाते हुए कहा जहां वह बैठी थी। मैं ही हूं। क्या आप पत्रकार हैं? मैं पत्रकार हूं, प्रिया के चचेरे भाई ने कहा, जो यात्रा में उनके साथ था। हम एक पुराने मामले की जांच कर रहे हैं और हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। निशा कुमारी ने अर्जुन को तुरंत पहचान लिया। तुम अर्जुन सिंह हो? मैं हूं। मैं यहां 8 साल पहले क्या हुआ था उसकी सच्चाई जानने आया हूं।
मुझे मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उसने घबराहट में कहा। क्यों नहीं? प्रिया ने विनम्रता से पूछा। आप तो बस एक गवाह थीं। आपने कुछ गलत नहीं किया। यह ठीक वैसा नहीं था। निशा कुमारी ने चारों ओर देखते हुए कहा, जैसे कि उसे डर हो कि कोई उसे सुन रहा है। अर्जुन को लगा कि उसका दिल तेज हो रहा है। वह सच्चाई जानने वाला था। आप इससे क्या मतलब है? निशा कुमारी एक लंबे पल के लिए चुप रही, स्पष्ट रूप से कुछ आंतरिक संघर्ष से लड़ रही थी। अगर मैं सच कहती हूं तो मुझे परेशानी हो सकती है, उसने अंत में कहा। किस तरह की परेशानी? जिस आदमी ने उस समय मुझसे संपर्क किया था, उसने कहा था कि अगर मैंने कभी अपना बयान बदला तो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। कौन सा आदमी? अर्जुन ने पहले ही जवाब का संदेह करते हुए पूछा। आपका भाई विक्रम सिंह। जो चुप्पी छाई वह बहरा करने वाली थी। हालांकि उसे इस पुष्टि की उम्मीद थी, लेकिन शब्दों को जोर से सुनना अर्जुन के लिए एक सदमा था। हमें सब कुछ शुरुआत से बताओ, प्रिया ने चुपचाप एक रिकॉर्डर चालू करते हुए कहा। निशा कुमारी ने फिर से चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं अपराध होने से कुछ हफ्ते पहले विक्रम से एक बार में मिली थी। उसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई और कहा कि वह एक व्यवसायी था जिसके पास पैसा था। हमने मिलना शुरू कर दिया। जारी रखो, प्रिया ने उसे प्रोत्साहित किया। आभूषण की दुकान की चोरी से एक हफ्ते पहले विक्रम एक अजीब प्रस्ताव के साथ मेरे पास आया। उसने कहा कि शहर के केंद्र में एक अपराध होने वाला था और उसे झूठी पहचान देने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा। उसने कहा कि यह उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए था जो उसके व्यवसाय में बाधा डाल रहा था। उसने कहा कि वह व्यक्ति सजा पाने लायक था और उसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा, वह बस कुछ महीने जेल में रहेगा। अर्जुन को मतली महसूस हुई। कुछ महीने? विक्रम ने मेरे जीवन के 8 साल बर्बाद कर दिए और आपने स्वीकार कर लिया? उसने 10,000 रुपये की पेशकश की। मैं उस समय वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रही थी। मेरी मां बीमार थी, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। क्या उसने आपको बताया था कि वह जिस व्यक्ति पर आरोप लगाने जा रहा था वह उसका अपना भाई था? मुझे बाद में ही पता चला। बयान के दिन जब मैंने दस्तावेजों में पूरा नाम देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उनका उपनाम एक ही था। और तुमने विश्वास किया? निशा कुमारी चुपचाप रोने लगी। मैं विश्वास करना चाहती थी। मैं यह नहीं सोचना चाहती थी कि मैं एक आदमी को उसके अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने में मदद कर रही हूं। अर्जुन मेज से अचानक उठ गया। रहस्योद्घाटन उसकी कल्पना से भी बदतर था। विक्रम ने न केवल उसके खिलाफ साजिश रची थी, बल्कि उसने एक हताश महिला को गंदा काम करने के लिए हेरफेर भी किया था। क्या हमें कुछ और जानने की जरूरत है? प्रिया ने पूछा। विक्रम ने मुझे अर्जुन के बारे में विशिष्ट जानकारी दी ताकि मेरी पहचान ज्यादा विश्वसनीय हो। उसने मुझे बताया कि वह कैसे कपड़े पहनता था, वह कौन सी कार चलाता था, यहां तक कि उस शर्ट पर एक दाग भी जो वह उस दिन पहनता। उसे यह कैसे पता चला? उसने कहा कि उसने हफ्तों तक व्यक्ति की जांच की थी। बाद में ही मुझे समझ आया कि यह इसलिए था क्योंकि वे पास रहते थे और वह अपने भाई की आदतों का निरीक्षण कर सकता था। और मुकदमे के बाद विक्रम ने मुझे वादा किया गया पैसा दिया और कहा कि शहर से गायब हो जाओ। उसने कहा कि अगर कोई सवाल पूछने आता है तो मुझे सब कुछ मना करना चाहिए, वरना वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप यहां चली गईं? बिल्कुल। मैं 7 साल से यहां हूं। जो मैंने किया उसे भूलने की कोशिश कर रही हूं। अर्जुन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रयास करते हुए मेज पर लौट आया। निशा जी, क्या आप पुलिस स्टेशन में आधिकारिक तौर पर इस कबूलनामे को दोहराने के लिए तैयार हैं? मैं डरती हूं। मैं आपके डर को समझता हूं, अर्जुन ने नियंत्रित आवाज में कहा। लेकिन आपने मेरे जीवन के 8 साल बर्बाद कर दिए। 8 साल जो मैंने एक ऐसे अपराध के लिए जेल में खो दिए जो मैंने नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि मैं न्याय का हकदार हूं? निशा कुमारी ज्यादा जोर से रोने लगी। मैं जानती हूं कि आप हकदार हैं। इन सभी वर्षों से मैं इस अपराधबोध को उठा रही हूं। मैं ठीक से सो नहीं पाती, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं जानती हूं कि मैंने कुछ भयानक किया है। इसे ठीक करने में मेरी मदद करें, अर्जुन ने विनती की। मेरे नाम को साफ करने में मेरी मदद करें और उसे सजा दिलाएं जो वास्तव में दोषी है। निशा कुमारी कुछ मिनटों के लिए चुप रही, अपने आंसू पोंछती रही। अगर मैं ऐसा करती हूं तो विक्रम अपनी धमकी पूरी कर सकता है। वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। हम आपकी रक्षा करेंगे, प्रिया के चचेरे भाई ने कहा। हमारे पास प्रेस और न्यायपालिका में संपर्क हैं। अगर आप सच्चाई के साथ सहयोग करती हैं तो हम सुरक्षा की गारंटी देंगे। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, निशा कुमारी ने कहा। यह एक बहुत मुश्किल फैसला है। आपको कितना समय चाहिए? प्रिया ने पूछा। 1 हफ्ता। मुझे 1 हफ्ता दें और मैं आपको जवाब दूंगी कि क्या मैं इसे आधिकारिक तौर पर कर सकती हूं।
उन्होंने उसे वह समय सीमा देने के लिए सहमति व्यक्त की जो उसने मांगी थी। सच्चाई के इतने करीब होना और ज्यादा इंतजार करना निराशाजनक था, लेकिन अर्जुन उसके डर को समझता था। अगर विक्रम अपने ही भाई के खिलाफ साजिश रचने में सक्षम था, तो वह निश्चित रूप से एक गवाह के खिलाफ धमकी पूरी करने में सक्षम था। देवभूमि घाटी वापस जाने का सफर शांत था। अर्जुन उस सब को संसाधित कर रहा था जो उसने खोजा था। उसकी बेगुनाही लगभग साबित हो चुकी थी, लेकिन यह जानने की भावनात्मक कीमत कि उसके अपने भाई ने उसकी बर्बादी की योजना बनाई थी लगभग असहनीय थी। तुम कैसा महसूस करते हो? जब वे लगभग पहुंच चुके थे तो प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता कि राहत मिली है या तबाह हो गया हूं, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह जानना अच्छा है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं, लेकिन यह पता लगाना कि मेरा भाई मुझसे इतनी नफरत करता था, शायद यह नफरत नहीं थी, शायद यह सिर्फ लालच था। मुझे नहीं पता कि कौन सा बुरा है। अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि निशा कुमारी आधिकारिक तौर पर अपने बयान के साथ सहयोग करे। प्रिया ने कहा, हम तुम्हारा मामला फिर से खोल सकते हैं, और अगर वह स्वीकार नहीं करती है तो हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह सहयोग करेगी। मैंने उसके चेहरे पर देखा कि वह उस अपराध बोध से मुक्त होना चाहती है। अगले सप्ताह के दौरान अर्जुन ने सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से परेशान था। खदान में रवि ने उसकी बेचैनी को देखा। सुनो दोस्त, तुम सोमवार से अजीब हो, क्या कुछ हुआ? अर्जुन हिचकिचाया। वह सब कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन उसे किसी के सामने अपनी बात कहने की जरूरत थी। मैं अपने अतीत के बारे में ऐसी चीजें खोज रहा हूं जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। कैसी चीजें? जैसे यह पता लगाना कि जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। रवि ने समझदारी से सिर हिलाया। यह तो खराब है, लेकिन देखो दोस्त, मायने यह रखता है कि तुम आज कौन हो। मैं तुम्हें कुछ हफ्तों से जानता हूं और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अतीत उस बात को नहीं बदलता। रवि के अवलोकन की सादगी ने अर्जुन को गहराई से छुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने विक्रम के बारे में क्या खोजा, वह अभी भी वही था। वह अभी भी एक ईमानदार आदमी था जो अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। गुरुवार को प्रिया खबर लेकर आई। निशा कुमारी ने सहयोग करने का फैसला किया है। वह एक आधिकारिक बयान देने के लिए तैयार है। अर्जुन को राहत और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ। कब? शनिवार को। मैंने दिल्ली में एक भरोसेमंद अधिकारी डॉ वर्मा के साथ संपर्क स्थापित किया है जो मामले को सुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर बयान विश्वसनीय है तो वह जांच फिर से खोल सकते हैं। और विक्रम का क्या? एक समय में एक चीज। पहले हम तुम्हारी बेगुनाही को आधिकारिक बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उसके साथ क्या करना है। शनिवार को अर्जुन, प्रिया और निशा कुमारी राजधानी में पुलिस स्टेशन में मिले। अधिकारी डॉ वर्मा नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निशा के पूरे बयान को ध्यान से सुना। क्या आप समझती हैं कि आप एक अपराध कबूल कर रही हैं? अधिकारी ने पूछा। झूठी गवाही एक गंभीर अपराध है। मैं समझती हूं, निशा कुमारी ने मजबूत आवाज में कहा, लेकिन मैं अब सही काम करना चाहती हूं। और क्या आप विक्रम सिंह के खिलाफ इन आरोपों को दोहराने के लिए तैयार हैं? मैं हूं। अधिकारी अर्जुन की ओर मुड़ा। अर्जुन जी, आज मैंने जो सुना है उसके आधार पर मैं आपके मामले की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया शुरू करूंगा। मैं झूठे सबूत और आपराधिक षड्यंत्र के लिए विक्रम सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी करूंगा। अर्जुन को लगा कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। आखिरकार 8 साल बाद न्यायपालिका का कोई व्यक्ति उसकी कहानी पर विश्वास कर रहा था। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? आपका नाम साफ करने में कुछ हफ्ते, विक्रम पर मुकदमा चलाने में कुछ महीने, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपकी बेगुनाही लगभग साबित हो चुकी है। जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो अर्जुन ने प्रिया को पहली बार गले लगाया। धन्यवाद, वह बस इतना ही कह सका। मेरी मदद करने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब हम क्या करें? अब तुम अपने खेत पर वापस जाओ और अपनी नई जिंदगी बनाना जारी रखो। न्याय बाकी का ध्यान रखिएगा। अगले 2 हफ्तों तक अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से खदान और खेत में काम करने के लिए समर्पित कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ उसे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ धीरे धीरे उसके कंधों से हटाया जा रहा हो। चौधरी धर्मपाल संपत्ति पर परियोजनाओं में मदद करने के लिए नियमित रूप से आते रहे। उन्होंने खेत की पानी प्रणाली को पूरी तरह से बहाल करने में कामयाबी हासिल की थी और पहले प्रायोगिक क्यारी शुरू कर दी थी। यह जमीन अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है, चौधरी धर्मपाल ने उन अंकुरों को देखते हुए कहा जो उन्होंने लगाए थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी परियोजना बहुत सफल होगी। मुझे उम्मीद है, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं
जिससे समुदाय को वास्तव में फायदा हो। तुम यहां होने से ही समुदाय को फायदा पहुंचा रहे हो। तुम एक ऐसी जगह पर नया जीवन लाए हो जो मर रही थी। केंद्रीय स्टोर से किरण भी एक सच्ची सहयोगी बन गई थी। उसने अर्जुन को छूट पर निर्माण सामग्री प्राप्त करने में मदद की और जब भी वह स्टोर से गुजरता तो उसके पास हमेशा प्रोत्साहन के शब्द होते थे। गांव के लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करने लगे हैं, उसने एक दोपहर कहा। ठाकुर महेंद्र सिंह अभी भी खुश नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एहसास हो रहा है कि तुम उससे अलग हो जो उन्होंने कल्पना की थी। यह सुनना अच्छा है। और भी है, शिक्षिका प्रिया ने तुम्हारे खेत के लिए तुम्हारी योजनाओं के बारे में कुछ लोगों से बात की है। कुछ लोग तुम्हारी कृषि तकनीक सीखना चाहते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। परियोजना उसकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से साकार हो रही। घोषणा के बाद तीसरे सप्ताह के मंगलवार को प्रिया एक आधिकारिक लिफाफे के साथ खेत में आई। ये आ गया है, उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। यह एक आधिकारिक दस्तावेज था जिसमें उस अपराध से उसकी बेगुनाही की घोषणा की गई थी जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर साफ हो गया था। अर्जुन ने इसे पूरी तरह से संसाधित करने से पहले दस्तावेज को 2 बार पढ़ा। वह आजाद था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से निर्दोष था और विक्रम को कल विशाखापत्तनम में गिरफ्तार कर लिया गया। निशा कुमारी ने अपने बयान में सब कुछ पुष्टि की और जांच में पता चला कि उसने दस्तावेजों की जालसाजी की एक योजना स्थापित करने के लिए तुम लोगों की विरासत के पैसे का इस्तेमाल किया था। तुम्हारा मामला अकेला नहीं था। अर्जुन एक कुर्सी पर भारी पड़ गया। तो उसने ऐसा अन्य लोगों के साथ भी किया, कई लोगों के साथ। विक्रम ने धोखाधड़ी की एक सच्ची कंपनी स्थापित की। जब न्यायपालिका ने अन्य मामलों की जांच की तो उन्हें एक पैटर्न मिला। क्या पैटर्न? वह उन लोगों की जांच करता था जिनके पास कुछ ऐसा था जो वह चाहता था, पैसा, संपत्ति, पद। फिर वह उन्हें झूठा फंसाने और उनका होने का दावा करने के लिए परिस्थितियां बनाता था। अर्जुन ने अविश्वास में सिर हिलाया। मेरा भाई एक पेशेवर अपराधी बन गया और तुम बस उसके पहले शिकार थे। वे कुछ मिनटों के लिए चुप रहे, जो कुछ भी खोजा गया था उसके निहितार्थों को पचाते हुए। जानते हो क्या अजीब है? अर्जुन ने अंत में कहा। क्या? मुझे गुस्सा होना चाहिए, नफरत से भरा होना चाहिए, बदला लेना चाहता हूं, लेकिन जो मैं वास्तव में महसूस करता हूं वह राहत और इस बात का दुख है कि मेरा भाई क्या बन गया। यह दिखाता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, प्रिया ने कहा। एक अच्छा इंसान जो एक भयानक अनुभव से गुजरा, लेकिन उसने तुम्हें कुछ ऐसा बनने नहीं दिया जो तुम नहीं थे। और अब मैं यह जानते हुए अपनी जिंदगी कैसे जारी रखूं कि मेरे अपने भाई ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जारी रखो जैसे तुम कर रहे थे। अपने खेत का निर्माण करते हुए, समुदाय में योगदान करते हुए, वह ईमानदार आदमी बनते हुए जो तुम हमेशा से रहे हो। अर्जुन ने संपत्ति के चारों ओर देखा। 2 महीनों में उसने एक खंडहर को कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दिया था जो एक घर जैसा दिखने लगा था। उसे काम मिला था, दोस्त मिले थे, समुदाय में सम्मान मिला था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सच्चाई मिली थी। प्रिया, क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने मुझ पर क्यों विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया? प्रिया मुस्कुराई और आसपास के पहाड़ों की ओर देखा। क्योंकि मैं भी जानती हूं कि अन्यायपूर्ण तरीके से जज होना कैसा होता है। क्योंकि मैं एक अपराधी और एक शिकार के बीच का अंतर पहचानती हूं। और क्योंकि उसने हिचकिचाया। क्योंकि क्या? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगी। अर्जुन चुप रहा, उस अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन को संसाधित कर रहा था। मुझे नहीं पता था, तुम नहीं जान सकते थे। सबसे पहले हमें तुम्हारी कानूनी स्थिति को हल करने की जरूरत थी, लेकिन अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो मैं अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार हो सकती हूं। अर्जुन उठा और जहां प्रिया खड़ी थी वहां तक चला गया। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे हमारी दोस्ती बर्बाद करने का डर था, खासकर जब मैं अभी भी उन आरोपों का बोझ उठा रहा था। और अब मैं एक आजाद आदमी हूं जिसके आगे एक भविष्य है और एक खेत है जिसका निर्माण करना है। मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने पहली बार वहीं उस घर के बरामदे पर चूमा जिसे अर्जुन ने अपने हाथों से फिर से बनाया था। यह एक चुंबन था जिसने न केवल एक रोमांस की शुरुआत को सील कर दिया, बल्कि एक भयानक अध्याय के पूरा होने और पूरी तरह से कुछ नए की शुरुआत को भी सील कर दिया। अगले हफ्तों में अर्जुन की बेगुनाही की खबर पूरे देवभूमि घाटी में फैल गई। समुदाय की प्रतिक्रिया आश्चर्य की थी और कई लोगों के लिए एक निर्दोष आदमी को गलत जज करने पर शर्म की थी। ठाकुर महेंद्र सिंह, जिन्होंने अर्जुन की उपस्थिति के शुरुआती विरोध का नेतृत्व किया था, उनसे माफी मांगने वाले पहले लोगों में से एक थे।
मैं तुम्हारे बारे में गलत था, उन्होंने स्पष्ट रूप से शर्मिंदा होते हुए कहा। मैंने पूर्वाग्रह को न्याय से ज्यादा बोलने दिया। मैं कोई शिकायत नहीं रखता, अर्जुन ने कहा। मैं समझता हूं कि आप अपने परिवार और अपने समुदाय की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मैंने बुरा व्यवहार किया। अगर मैं भरपाई करने के लिए कुछ कर सकता हूं तो वास्तव में हाँ है। मैं क्षेत्र के छोटे उत्पादकों की एक सहकारी समिति आयोजित करने के बारे में सोच रहा था। आपको ग्रामीण प्रबंधन का अनुभव है, मैं आपकी मदद चाहूंगा। ठाकुर महेंद्र सिंह प्रस्ताव की उदारता से हैरान थे। आप मेरे द्वारा किए गए सब कुछ के बाद भी मुझे अपनी परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर कोई एक दूसरा मौका पाने लायक है। ग्रामीण उत्पादकों की सहकारी समिति बहाल की गई जागीर की पहली बड़ी संयुक्त परियोजना बन गई। अर्जुन ने स्थानीय उत्पादकों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए सतत कृषि के अपने ज्ञान का उपयोग किया, जबकि ठाकुर महेंद्र सिंह ने प्रबंधन और विपणन में अपने अनुभव का योगदान दिया। प्रिया ने अपनी ओर से एक शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किया, जहां स्कूल के छात्र विज्ञान और पर्यावरण की व्यावहारिक कक्षाओं के लिए नियमित रूप से जागीर का दौरा करते थे। परियोजना ने क्षेत्र के अन्य स्कूलों का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही अर्जुन को आसपास के कई शहरों से आगंतुक मिल रहे थे। खदान से सेठ गोविंद भी परियोजना में शामिल हो गए, जिन्होंने जागीर में सिखाई गई तकनीकों को लागू करने के इच्छुक छोटे उत्पादकों के लिए छूट पर निर्माण सामग्री की पेशकश की। तुमने इस गांव को बदल दिया, उन्होंने एक दोपहर अर्जुन से कहा। तुमने अविश्वास की जगह एकता लाई। यह केवल मैं नहीं था, यह वे सभी लोग थे जिन्होंने कुछ नया करने का मौका देने का फैसला किया। रवि, खदान का युवा जो अर्जुन के साथ दयालुता से व्यवहार करने वालों में से पहला था, सप्ताहांत में जागीर की परियोजनाओं में भी शामिल हो गया। उसने पाया कि उसमें कृषि के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी और वह पूरी तरह से जमीन को समर्पित होने के लिए खदान में काम छोड़ने पर विचार कर रहा था। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, रवि ने कहा। पहले मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, अब मैं एक उद्देश्य के साथ काम करता हूं। केंद्रीय स्टोर से किरण गांव में सहकारी समिति की आधिकारिक प्रतिनिधि बन गईं। छोटे उत्पादकों के उत्पादों को बेचने में मदद करती थीं और जागीर की गतिविधियों का प्रचार करती थीं। मैंने इस गांव को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा, उसने कहा। हवा में आशा है, लोग बेहतर चीजों का सपना देख रहे हैं। जागीर में आने के 6 महीने बाद अर्जुन ने सहकारी समिति के पहले पूरे उत्पादन चक्र का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की। लगभग पूरे गांव ने भाग लिया। संगीत, स्थानीय उत्पादों से बना भोजन और पहली सतत कृषि परियोजनाओं के परिणामों की प्रदर्शनी थी। पार्टी के दौरान चौधरी धर्मपाल एक छोटे से अस्थायी मंच पर भाषण देने के लिए चढ़े। 6 महीने पहले हम में से कई लोग उस आदमी को अविश्वास से देखते थे जो वीरान जागीर में रहने आया था, उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। आज हम एक ऐसे नेता को देखते हैं जिसने हमें सिखाया कि न केवल जमीन को बल्कि लोगों के दिलों को भी बदलना संभव है। दर्शकों ने उत्साह से ताली बजाई। अर्जुन यह देखकर भावुक हो गया कि समुदाय जागीर की परियोजनाओं के चारों ओर कैसे एकजुट हो गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात चौधरी धर्मपाल ने जारी रखा, यह है कि अर्जुन ने हमें सिखाया कि हर कोई एक दूसरा मौका पाने लायक है, कि हमें लोगों को उनके बारे में जो सुनते हैं उससे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों में जो देखते हैं उससे जज करना चाहिए। जब चौधरी धर्मपाल ने भाषण समाप्त किया तो भीड़ अर्जुन की ओर मुड़ी, इंतजार कर रही थी कि वह बोले। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ लेकिन कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मंच पर चढ़ा। जब मैं 6 महीने पहले यहां आया था तो मैं खो गया था और हताश था, उसने शुरू किया। मैंने लोगों पर, न्याय पर, भविष्य पर विश्वास खो दिया था। आप सब ने मुझे वह सब वापस दिया। वह भावना को नियंत्रित करने के लिए एक पल के लिए रुका। मैंने सीखा कि एक समुदाय घरों या सड़कों से नहीं बना होता है, बल्कि उन लोगों से बना होता है जो एक दूसरे पर विश्वास करने को तैयार होते हैं। जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था तो आपने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए धन्यवाद। भीड़ ने गर्मजोशी से ताली बजाई। प्रिया मंच पर आई और अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई। और चूंकि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, उसने माइक्रोफोन लेते हुए कहा, हम आपके साथ एक विशेष खबर साझा करना चाहेंगे। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे नहीं पता था कि उसने कुछ घोषित करने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने कल मुझे शादी का प्रस्ताव दिया, प्रिया ने एक साधारण अंगूठी दिखाते हुए कहा, और मैंने स्वीकार कर लिया। भीड़ खुशी के चीखों और तालियों में फूट पड़ी। अर्जुन मुस्कुराया और प्रिया को गले लगाया। आश्चर्यचकित था लेकिन खुश था कि उसने उस प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया था जो उसने उसे एक दिन पहले अंतरंगता में दिया था। और भी है, प्रिया ने जारी रखा,
हमने फैसला किया है कि शादी अगले महीने यहीं जागीर में होगी और आप सभी आमंत्रित हैं। अर्जुन और प्रिया की शादी एक धूप वाली वसंत दोपहर को फलदार पेड़ों के बीच हुई, जिसे अर्जुन ने बहाल किया था। समारोह का आयोजन स्थानीय पुजारी ने किया, लेकिन पूरे समुदाय की सक्रिय भागीदारी थी। केंद्रीय स्टोर से किरण ने स्थानीय उत्पादों के साथ दावत का आयोजन किया। सेठ गोविंद और रवि ने जागीर की लकड़ी से एक साधारण वेदी का निर्माण किया। चौधरी धर्मपाल अर्जुन के गवाह थे और स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रिया की गवाह थीं। अंगूठी बदलने के दौरान अर्जुन ने मौजूद सभी चेहरों को देखा। वे ऐसे लोग थे जो कुछ महीने पहले उसे डर और अविश्वास से देखते थे। अब वे उसका चुना हुआ परिवार थे, उसका सच्चा समुदाय। मैं तुमसे प्यार करने का वादा करता हूं, न केवल खुशी के पलों में, उसने प्रिया से कहा, बल्कि उन मुश्किलों में भी जिनका हमें अभी भी सामना करना पड़ सकता है। मैं उस विश्वास के योग्य होने का वादा करता हूं जो तुमने मुझ पर रखा है। मैं उस भविष्य के निर्माण में तुम्हारे साथ चलने का वादा करती हूं जिसका हम सपना देखते हैं। प्रिया ने जवाब दिया, मैं इस जगह को बदलने और एक ऐसा जीवन बनाने में तुम्हारी साथी बनने का वादा करती हूं जिसका कोई अर्थ हो। जब उन्हें पति और पत्नी घोषित किया गया तो दर्शक तालियों में खड़े हो गए जो पूरी घाटी में गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी पत्नी को चूमा, यह जानते हुए कि उसे आखिरकार न केवल प्यार मिला था, बल्कि वह जगह भी मिली थी जहां वह संबंधित था। 2 साल बाद अर्जुन और प्रिया की जागीर पूरे राज्य के लिए सतत ग्रामीण विकास का एक मॉडल बन गई थी। उन्हें विश्वविद्यालयों, पर्यावरण संगठनों और नगर निगमों से परियोजना को दोहराने में रुचि रखने वाले आगंतुक मिलते थे। उन्होंने जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया था, उसने पहले ही 200 से अधिक छोटे उत्पादकों को सतत कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित किया था। स्थानीय सहकारी समिति का आकार 3 गुना हो गया था और उसके उत्पाद देवभूमि घाटी के सतत उत्पादन के मुहर के साथ दिल्ली के बाजारों में बेचे जाते थे। प्रिया ने जागीर के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पूरा समय समर्पित करने के लिए नगरपालिका स्कूल में अपनी शिक्षिका का पद छोड़ दिया था। उसने जो शैक्षणिक परियोजना विकसित की थी, उसे क्षेत्र के अन्य ग्रामीण स्कूलों द्वारा अपनाया जा रहा था। अर्जुन अभी भी सप्ताह में 3 बार खदान में काम करता था, आर्थिक जरूरत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे शारीरिक श्रम और अपने साथियों की संगति पसंद थी। रवि ने पूरी तरह से खदान छोड़ दी थी और वह सहकारी समिति के पहले तकनीकी समन्वयक बन गए थे। अक्टूबर की एक दोपहर को जब अर्जुन नए प्रायोगिक क्यारी की देखभाल कर रहा था, तो एक अज्ञात कार जागीर के रास्ते से ऊपर आई। उसमें से एक आदमी उतरा जिसे अर्जुन ने 4 साल से नहीं देखने के बावजूद तुरंत पहचान लिया। वह विक्रम था, उसका भाई। अर्जुन को पेट में एक गांठ महसूस हुई, लेकिन उसने काम करना जारी रखा। विक्रम धीरे धीरे पास आया, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। नमस्ते अर्जुन। विक्रम। वे कुछ पलों के लिए चुप रहे। विक्रम उन 4 सालों से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था जो गुजरे थे। वह ज्यादा दुबला था, उसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर गहरे पछतावे का भाव था। क्या मैं तुमसे कुछ मिनट बात कर सकता हूं? अर्जुन ने जो वह कर रहा था उसे रोक दिया और सीधे अपने भाई की ओर देखा। तुम बात कर सकते हो। मैं पिछले हफ्ते राज्य कारागार से बाहर आया। मैंने अच्छे व्यवहार के लिए कटौती के साथ सजा के 5 साल पूरे किए। मुझे पता है, मेरा वकील मुझे तुम्हारे मामले के बारे में सूचित रखता है। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अर्जुन इंतजार करते हुए अपनी बाहें पार कर लीं। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह अक्षम्य था, विक्रम ने रुकती हुई आवाज में जारी रखा। मैंने केवल लालच के कारण तुम्हारे जीवन के 8 साल बर्बाद कर दिए। न केवल तुम्हारा, बल्कि कई अन्य लोगों का भी। तुमने ऐसा क्यों किया विक्रम? हम भाई थे। मैं खो गया था। मुझे साहूकारों का पैसा देना था। मैं हताश था और जब मैंने देखा कि तुम 25,000 रुपये विरासत में लेने वाले हो, तो यह एक आसान समाधान जैसा लगा। आसान समाधान? अपने ही भाई को जेल भेजना। मुझे लगा कि यह केवल कुछ महीनों के लिए होगा। विक्रम अब रो रहा था। मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा वकील मिल जाएगा जो तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देगा। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह 8 साल तक चलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। और बाद में जब तुम्हें एहसास हुआ कि वे मुझे जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तो तुमने कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कायर था, क्योंकि मुझे जेल जाने का डर था, क्योंकि मैंने कर्ज चुकाने के लिए विरासत के पैसे का इस्तेमाल किया था और मेरे पास इसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर तुमने वही चीज अन्य लोगों के साथ करने का फैसला किया। हाँ, मैं अपराधों के एक चक्र में पड़ गया। एक चीज दूसरी ओर ले जाती थी जब तक कि न्याय ने मुझे पकड़ नहीं लिया। अर्जुन ने अपने भाई की ओर देखा और उस अपराधी को नहीं देखा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी,
बल्कि अपने ही फैसलों के बोझ से टूटे हुए आदमी को देखा। तुम अब मुझसे क्या चाहते हो विक्रम? कुछ नहीं, मैं बस चाहता था कि तुम जानो कि मैं हर दिन पछताता हूं जो मैंने किया, कि मैं समझता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकते, कि मुझे उस आदमी पर गर्व है जो तुम सब कुछ के बावजूद बन गए। गर्व? मैंने क्षेत्र में तुम्हारी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। मैंने खबरों में देखा कि तुमने इस समुदाय को कैसे बदल दिया। तुमने एक भयानक स्थिति से कुछ अच्छा निकालने में कामयाबी हासिल की। यह मुझे आशा देता है कि शायद मैं भी कभी अपनी बाकी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर सकूं। अर्जुन एक लंबे पल के लिए चुप रहा, विक्रम को देखता रहा। उसका भाई वास्तव में पछताता हुआ लग रहा था, लेकिन उसने जो घाव किया था वह केवल शब्दों से भरने के लिए बहुत गहरा था। विक्रम, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, अर्जुन ने अंत में कहा। तुमने मेरी जवानी का सबसे अच्छा हिस्सा नष्ट कर दिया। तुमने मुझे 8 साल तक एक भयानक जगह पर बिताने दिया, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं किया। यह क्षमा करने योग्य नहीं है। विक्रम ने दुख से सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन अर्जुन ने जारी रखा, मैं कह सकता हूं कि मुझे अब गुस्सा महसूस नहीं होता है, और मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से बनाने का एक ईमानदार तरीका मिलेगा। ऐसा कहने के लिए धन्यवाद। बस यहां वापस मत आना। मैं अतीत से नियमित रूप से निपटना नहीं चाहता। मैंने एक नई जिंदगी बनाई है और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं, मैं अब और परेशान नहीं करूंगा। विक्रम दूर जाने लगा, फिर एक आखिरी बार मुड़ा। अर्जुन, क्या बात है, हमारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। विक्रम के जाने के बाद अर्जुन मुलाकात को संसाधित करते हुए कुछ घंटों के लिए जागीर में अकेला रहा। जब प्रिया गांव से लौटी तो उसने उसे बरामदे पर बैठा हुआ पाया। पहाड़ों पर सूर्यास्त देख रहा था। क्या कुछ हुआ? उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। विक्रम यहां आया था। प्रिया तनावग्रस्त हो गई। कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? उसने मुझसे माफी मांगी। वह ईमानदारी से पछताता हुआ लग रहा था। और तुम कैसा महसूस करते हो? अजीब। सालों तक मैंने कल्पना की कि यह पल कैसा होगा। क्या मुझे गुस्सा महसूस होगा? क्या मैं चिल्लाऊंगा? क्या मैं उस पर हमला करने की कोशिश करूंगा? लेकिन जब मैंने उसे वहां देखा तो मुझे केवल दया आई। दया उस पर जो उसने अपनी ही जिंदगी के साथ किया। दया कि कैसे लालच ने मेरे भाई को एक अजनबी में बदल दिया। दया उस सब पर जो हमने एक परिवार के रूप में खो दिया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम उससे कहीं बेहतर आदमी हो जितना वह लायक है। मैं बेहतर नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। जो अनुभव मैंने जिए और जिन लोगों से मैं मिला, खासकर तुम, उन्होंने मुझे सिखाया कि नफरत रखना पत्थरों को उठाने जैसा है। यह केवल तुम्हें भारी बनाता है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। और अब मैं अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी के साथ जारी रखता हूं। हमारे सामने एक परियोजना है, सेवा करने के लिए एक समुदाय, निर्माण करने के लिए एक भविष्य। वे वहीं बैठे रहे जब तक कि आसमान में तारे दिखाई नहीं दिए। अर्जुन ने संपत्ति के चारों ओर देखा, जो एक साधारण जागीर से कहीं ज्यादा बन गई थी। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, आशा का, कि कैसे नष्ट हुई चीज को सुंदर और उपयोगी चीज में बदलना संभव है। अगले दिन अर्जुन ने अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने सुबह खदान में काम किया, दोपहर में जागीर की परियोजनाओं पर ध्यान दिया और रात को प्रिया के साथ रात का खाना खाया और अगले सप्ताह की गतिविधियों की योजना बनाई। रात के खाने के दौरान प्रिया ने एक घोषणा की जिसने बातचीत के मूड को पूरी तरह से बदल दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। किस तरह की खबर? वह तरह जो हमारी जिंदगी को फिर से बदल देगी। अर्जुन ने खाना बंद कर दिया। मैं गर्भवती हूं। अर्जुन ने जानकारी को संसाधित करते हुए कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साध ली। फिर एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। सच में? सच में। मैंने कल शहर में टेस्ट किया। अर्जुन मेज से उठा और प्रिया को कसकर गले लगाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमें एक बच्चा होने वाला है। या बेटी? प्रिया ने हंसते हुए सुधारा। या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? हमें एक परिवार होने वाला है। अर्जुन ने प्रिया को हवा में घुमाया, एक खुशी से प्रेरित होकर जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। इतने सालों के दुख और पुनर्निर्माण के बाद अब वह अपने जीवन का सबसे खुशहाल पल जी रहा था। तुम कैसा महसूस करती हो? उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई भी। हम अच्छे माता पिता बनेंगे, हम उत्कृष्ट माता पिता बनेंगे, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। हमारे पास देने के लिए बहुत प्यार है, दृढ़ता, क्षमा, बुरी चीजों से कुछ अच्छा बनाने के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। और बच्चा यहीं बड़ा होगा, इस जगह पर जिसे हमने मिलकर बनाया है। वह यह देखकर बड़ा होगा कि फिर से शुरू करना हमेशा संभव है।
कि अतीत जो भी लाया, भविष्य उसके लिए अभी भी खुला है जिसके पास सपने देखने की हिम्मत है। 9 महीने बाद अर्जुन और प्रिया दिल्ली में अस्पताल में अपनी नवजात बेटी को पकड़े हुए थे। उन्होंने उसे आशा एस्पेरांजा नाम देने का फैसला किया था, उस भावना के सम्मान में जिसने उनके जीवन के पूरे पुनर्निर्माण का मार्गदर्शन किया था। उसे देखो, अर्जुन ने अपनी बाहों में सो रही बच्ची को देखते हुए कहा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि हमें यहां तक पहुंचने के लिए कितनी यात्रा करनी पड़ी, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं है, प्रिया ने जवाब दिया। उसके लिए यह बस सामान्य जीवन होगा, एक ऐसा जीवन जहां माता पिता प्यार करते हैं, जहां समुदाय एक दूसरे की परवाह करता है, जहां जमीन को प्यार से खेती की जाती है, एक ऐसा जीवन जहां अन्याय को सुधारा जाता है और दूसरा मौका संभव है। अर्जुन ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा और दूर पहाड़ों को देखा। वहां उसका खेत था, उसका समुदाय, उसकी नई जिंदगी, वह सब जो उसने लगभग सब कुछ खोने के बाद हासिल किया था। जानते हो क्या विडंबना है? उसने प्रिया से कहा। क्या? अगर विक्रम ने वह नहीं किया होता जो उसने किया, तो शायद मैं कभी देवभूमि घाटी नहीं आता, मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पास कृषि के लिए प्रतिभा है, मैंने कभी समुदाय के महत्व को नहीं सीखा होता। क्या तुम कह रहे हो कि तुम उस अन्याय के लिए आभारी हो जो तुम्हें सहना पड़ा? नहीं, मैं जेल में खोए हुए 8 सालों के लिए कभी आभारी नहीं रहूंगा, लेकिन मैं उस प्रतिरोध के लिए आभारी हूं जो उन सालों ने मुझे सिखाया, और मैं उस रास्ते के लिए आभारी हूं जिस पर उन्होंने मुझे पहुंचाया, भले ही वह एक दर्दनाक रास्ता रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम भी अपना रास्ता ढूंढेगा? मुझे उम्मीद है, हर कोई मोचन का मौका पाने लायक है, लेकिन वह अब उसकी समस्या है। मेरा ध्यान इस परिवार, इस समुदाय, इस भविष्य पर है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। 3 साल बाद अर्जुन और प्रिया का खेत पूरे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के लिए सतत ग्रामीण विकास में एक संदर्भ केंद्र बन गया था। उन्होंने परियोजना का विस्तार न केवल कृषि को शामिल करने के लिए किया था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी राज्य सरकार के सहयोग से शामिल किए थे। आशा अब 3 साल की थी। खेत की क्यारी के बीच दौड़ते हुए बड़ी हुई, पौधों के नाम सीख रही थी और जानवरों की देखभाल में मदद कर रही थी जो उन्होंने परियोजना में लाए थे। जिस तरह से एक 3 साल का बच्चा मदद कर सकता है, अर्जुन को सतत कृषि और सामाजिक पुनर्संयोजन पर विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रिया ने ग्रामीण शिक्षा पर एक किताब लिखी थी जिसका उपयोग कई शिक्षा संकायों में संदर्भ के रूप में किया जा रहा था। उत्पादकों की सहकारी समिति इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें देवभूमि घाटी के केंद्र में अपना मुख्यालय बनाना पड़ा। रवि अब 26 साल का था, पर्माकल्चर में एक सम्मानित विशेषज्ञ बन गया था और सहकारी समिति के तकनीकी कार्यक्रमों का समन्वय करता था। चौधरी धर्मपाल अभी भी लगभग 75 साल के थे, परियोजनाओं में सक्रिय रहे और आशा के दत्तक दादा बन गए थे। केंद्रीय स्टोर से किरण ने व्यवसाय का विस्तार किया था और अब क्षेत्र के जैविक उत्पादों के लिए समर्पित एक शाखा थी। ठाकुर महेंद्र सिंह भी पूरी तरह से बदल गए थे। वह अब नए उत्पादकों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम का समन्वय करते थे और हमेशा शुरुआती लोगों को कहानी सुनाते थे कि कैसे उन्होंने शुरू में अर्जुन को गलत जज किया था। पहला सबक जो आपको सीखने की जरूरत है, उन्होंने नए सहयोगियों के समूहों से कहा, वह यह है कि हमें किसी व्यक्ति को उसके बारे में जो सुनते हैं उससे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कार्यों में जो देखते हैं उससे जज करना चाहिए। गर्मी की एक दोपहर को जब अर्जुन एक नए प्रायोगिक ग्रीन हाउस में काम कर रहा था, तो खेत में लगभग 25 साल का एक युवा दिखाई दिया। वह घबराया हुआ लग रहा था और अपनी पीठ पर एक फटा हुआ बैकपैक लिए हुए था। अर्जुन जी, लड़के ने बुलाया। मैं हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेरा नाम संजय है, मैं पिछले हफ्ते राज्य कारागार से बाहर आया। मैंने आपकी परियोजना के बारे में सुना और मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेरे जैसे किसी के लिए कोई अवसर है। अर्जुन ने काम करना बंद कर दिया और ध्यान से युवा की ओर देखा। उसने उसमें वही हताशा और आशा देखी जो उसने सालों पहले महसूस की थी जब वह उस खेत में आया था। आपके जैसा कोई जिसने गलतियां की हैं और अपनी जिंदगी फिर से बनाने के लिए एक दूसरा मौका चाहता है। अर्जुन मुस्कुराया और संजय की ओर हाथ बढ़ाया। खेत में आपका स्वागत है। यहाँ हर कोई जो ईमानदारी से काम करने को तैयार है, उसके पास एक अवसर है। सच में, मेरे अतीत के बारे में बिना कोई सवाल पूछे, आपकी एकमात्र महत्वपूर्ण योग्यता कड़ी मेहनत करने की इच्छा, नई चीजें सीखने की इच्छा और ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता है। मेरे पास वो है। जी, तो आपको काम पर रखा जाता है। हम कल सुबह 6 बजे शुरू करेंगे।
आप उस आवास में सो सकते हैं जो हमने इंटर्न के लिए बनाया है। संजय स्पष्ट रूप से भावुक हो गया। धन्यवाद अर्जुन जी, मैं वादा करता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा। मुझे पता है कि नहीं होगा। और एक आखिरी बात, यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थे, बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या बनने को तैयार हो। उस रात के खाने के दौरान अर्जुन ने प्रिया को नए कर्मचारी के बारे में बताया। एक और जिसे एक दूसरे मौके की जरूरत है, उसने कहा। बिल्कुल, और हम किसी से भी बेहतर जानते हैं कि उस अवसर को देने के लिए तैयार लोगों को ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। संजय, पिछले 2 सालों में हमने काम पर रखे 12वें पूर्वदोषी हैं और सभी को अच्छा मिला है। यह अविश्वसनीय है कि जब लोगों को सम्मान और अवसर का माहौल मिलता है तो वे कैसे फलते फूलते हैं। तुमने यहाँ एक खेत से ज्यादा बनाया है अर्जुन। तुमने उन लोगों के लिए एक अभयारण्य बनाया है जिन्होंने आशा खो दी थी। हमने इसे बनाया। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। आशा, जो तब तक अपने लकड़ी के ब्लॉक के साथ खेल रही थी, मेज के पास आई। पापा, लोगों को दूसरे मौके की जरूरत क्यों होती है? अर्जुन ने अपनी बेटी को गोद में लिया, यह सोचते हुए कि एक 3 साल की बच्ची को जटिल अवधारणाओं को कैसे समझाएं, क्योंकि कभी कभी लोग बुरी चीजें करते हैं बेटा, और जब ऐसा होता है तो उन्हें फिर से अच्छी चीजें करना सीखने की जरूरत होती है। और क्या तुम वह करते हो? मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो चीजों को सही करना सीखना चाहते हैं, जैसे जब तुम एक खेल में गलती करती हो और मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इसे सही कैसे करना है। मैं समझ गई, आशा ने कहा, अपने खेल में वापस लौटते हुए, जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक व्याख्या हो। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी बेटी के लिए वह वास्तविकता पूरी तरह से सामान्य थी। वह एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही थी जहां दूसरा मौका देना असाधारण नहीं बल्कि स्वाभाविक था, जहां जरूरतमंदों की मदद करना रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा था। आशा के जन्म के 5 साल बाद अर्जुन और प्रिया के दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़का जिसका नाम उन्होंने गौरव रखा। खेत का और भी विस्तार हो गया था और अब इसमें साक्षरता कार्यक्रम और राज्य सरकार के सहयोग से तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल थे। जब अर्जुन को सामाजिक पुनर्संयोजन पर एक सरकारी आयोग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया तो परियोजना ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उनकी व्यक्तिगत कहानी उनके द्वारा बनाई गई चीजों के व्यावहारिक परिणामों के साथ मिलकर उन्हें जेल प्रणाली के सुधार पर चर्चाओं में एक सम्मानित आवाज बनाती थी। यह विडंबना है, प्रिया ने एक राष्ट्रीय पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा। अर्जुन 8 साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रहा और अब वह अन्य लोगों के लिए जेल प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। मैं इसे विडंबना के रूप में नहीं देखता, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं इसे उद्देश्य के रूप में देखता हूं। मैंने जो कुछ भी जिया, उसने मुझे वह अनुभव दिया जो यह समझने के लिए जरूरी था कि किसी को अपनी जिंदगी फिर से बनाने में वास्तव में क्या मदद करता है। राष्ट्रीय पत्रिका की रिपोर्ट ने परियोजना को और भी ज्यादा दृश्यता दी। उन्हें काम का समर्थन करने में रुचि रखने वाली कंपनियों और संगठनों से दान मिलना शुरू हो गया। अतिरिक्त संसाधनों के साथ वे अन्य राज्यों के लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने में सक्षम थे। संजय, वह युवा पूर्व दोषी जो सालों पहले आया था, अब कार्यक्रम के समन्वयकों में से एक था और साक्षरता पाठ्यक्रमों के दौरान मिली एक शिक्षिका से शादी करने वाला था। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, संजय ने टीम की साप्ताहिक बैठकों में से एक के दौरान अर्जुन से कहा। तुमने अपनी जिंदगी खुद बदल दी, अर्जुन ने उसे सुधारा। मैंने केवल अवसर की पेशकश की, तुमने सारा कठिन काम किया, लेकिन अगर आपने मुझे वह अवसर नहीं दिया होता। संजय, यह महत्वपूर्ण है, कभी मत भूलो कि तुम उस अवसर के लायक थे। यह कोई एहसान नहीं था जो मैंने किया, यह इस बात की पहचान थी कि हर इंसान में मूल्य और क्षमता होती है। आशा अब 8 साल की थी, परियोजना की एक तरह की बाल राजदूत बन गई थी। उसे आगंतुकों को खेत दिखाना और एक बच्ची की गंभीरता के साथ समझाना पसंद था कि विभिन्न कार्यक्रम कैसे काम करते हैं। मेरे पिताजी लोगों को बीज बोना सिखाते हैं, उसने खेत का दौरा करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को समझाया, लेकिन वह यह भी सिखाते हैं कि हर कोई पौधों की तरह बढ़ सकता है। गौरव 5 साल का था, खेत के जानवरों के साथ खेलना पसंद करता था, लेकिन पहले से ही पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में रुचि दिखाता था जिन्हें उन्होंने कार्यक्रम में शामिल किया था। अक्टूबर की एक दोपहर को, ठीक 10 साल बाद जब अर्जुन उस वीरान खेत में आया था, तो परिवार घर के बरामदे पर इकट्ठा था जो अब बहुत बड़ा और आरामदायक था। वे खेत की गतिविधियों को देख रहे थे, कर्मचारी फसलों की देखभाल कर रहे थे, छात्र व्यावहारिक कक्षाओं में भाग ले रहे थे, आगंतुक परियोजनाओं को जान रहे थे।
क्या तुमने कल्पना की थी कि तुम यहां तक पहुंचोगे जब तुमने पहली बार इस संपत्ति पर कदम रखा था? प्रिया ने पूछा। कभी नहीं, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। जब मैं यहां आया था तो मैं बस शांति से रहने और काम करने के लिए एक जगह चाहता था। मेरे पास कोई भव्य सपने नहीं थे। और अब मैं जानता हूं कि सपनों को महत्वपूर्ण होने के लिए भव्य होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस फिर से शुरू करने का सपना उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है जिसकी हमने कल्पना की थी। तुम अगले 10 सालों में क्या चाहते हो? अर्जुन ने अपने बच्चों को आंगन में खेलते हुए देखा। उन खेतों को जिनकी उसने खेती की थी, उन इमारतों को जिनका उसने सामाजिक परियोजनाओं को रखने के लिए निर्माण किया था। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे यह जानते हुए बड़े हों कि हमेशा आशा होती है, यहां तक कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी। मैं चाहता हूं कि यह जगह उन लोगों के लिए एक शरण बनी रहे जिन्हें दूसरे मौके की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारी कहानी दुनिया को यह साबित करे कि अन्याय को उद्देश्य में बदलना संभव है। क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम ने भी अपना रास्ता ढूंढा? मुझे नहीं पता। उस मुलाकात के बाद मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाँ, मुझे लगता है कि हर कोई मोचन की संभावना का हकदार है, भले ही वे भयानक चीजें करते हों। तुमसे किए गए सब कुछ के बाद भी, खसस मेरे साथ जो किया गया उसके बाद भी, अगर मैं, जिसने अन्याय की क्रूरता को अपने शरीर पर झेला, यह विश्वास नहीं करता कि लोग बदल सकते हैं, तो कौन करेगा? आशा दौड़ती हुई पास आई। पापा, किरण चाची मेहमानों के साथ आ रही हैं। अर्जुन ने सड़क की ओर देखा और किरण की कार को घर की ओर ऊपर आते देखा। यह एक सामान्य बात थी, लेकिन जो हमेशा उसे खुश करती थी। हर आगंतुक यह दिखाने का एक मौका था कि नई शुरुआत संभव है। चलो उनका स्वागत करते हैं, उसने उठते हुए कहा। पापा, गौरव ने उसकी शर्ट खींचते हुए कहा, जब नए लोग आते हैं तो तुम हमेशा खुश क्यों हो जाते हो? अर्जुन अपने बेटे की ऊंचाई पर झुक गया। क्योंकि यहां आने वाला हर व्यक्ति एक नई कहानी है गौरव, और हर कहानी का एक सुखद अंत हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति को उसे लिखने में मदद करने के लिए सही लोग मिले। और हम सही लोग हैं। हम बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम नहीं जानते कि कैसे मदद करनी है तो हम उन्हें ढूंढते हैं जो जानते हैं। किरण एक युवा जोड़े के साथ आई जो घबराए हुए लग रहे थे, और एक बूढ़ी महिला जिसे अर्जुन ने दिल्ली की एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना। अर्जुन, वे संजय और राधिका हैं, किरण ने कहा। वे अभी एक मुश्किल स्थिति से बाहर आए हैं और फिर से शुरू करने के लिए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन ने उसी स्वागत मुस्कान के साथ जोड़े का अभिवादन किया जो उसने सालों पहले संजय और कई अन्य लोगों को दी थी जो उसी तरह की स्थिति में वहां आए थे। खेत में आपका स्वागत है। क्या आप हमारी परियोजनाओं को जानना चाहेंगे? संजय और राधिका ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से इतनी दयालुता से स्वागत किए जाने पर भावुक थे। हम बहुत चाहेंगे, राधिका ने कहा। तो चलो सामुदायिक बागड़ से शुरू करते हैं, अर्जुन ने कहा। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जब वे जागीर के खेतों में चल रहे थे तो अर्जुन ने नई जोड़ी को अपनी खुद की कहानी सुनाई, जैसा कि वह हमेशा उन आगंतुकों के साथ करता था जो इसी तरह की स्थिति में आते थे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहां से आते हैं, उसने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। और अगर हमें अभी तक पता नहीं है तो कोई बात नहीं। जब मैं यहां आया था तो मुझे भी पता नहीं था। कभी कभी हम योजना बनाने से नहीं बल्कि चलने से अपनी मंजिल का पता लगाते हैं। जब उन्होंने जागीर का दौरा समाप्त किया तो सूरज पहाड़ों पर डूब रहा था। राधिका और संजय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रुकने का फैसला किया था। यह एक और नई शुरुआत की कहानी थी जो उस रात शुरू हुई। बच्चों के सो जाने के बाद अर्जुन और प्रिया दिन के बारे में बात करने के लिए बरामदे पर बैठ गए। 2 और, प्रिया ने कहा। 2 और, अर्जुन ने सहमति व्यक्त की। और कल और भी हो सकते हैं। तुम इससे कभी नहीं थकते? कभी नहीं। हर व्यक्ति जिसे हम मदद करने में सफल होते हैं वह उस सब के खिलाफ एक जीत है जिसने हमें नष्ट करने की कोशिश की। यह इस बात का प्रमाण है कि बुराई से हमेशा अच्छाई का जन्म हो सकता है अगर हमारे पास धैर्य और दृढ़ता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहां आता है जिसने बहुत गंभीर अपराध किया हो, जिसने वास्तव में अन्य लोगों को चोट पहुंचाई हो। अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह पश्चाताप की ईमानदारी और नुकसान की भरपाई करने की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उन लोगों को भी मोचन का मौका मिलना चाहिए, बशर्ते यह पूरे समुदाय के लिए सुरक्षित हो। विक्रम को भी। अगर वह एक दिन यहाँ ईमानदारी से पछतावा करता हुआ आता है और जो उसने बुरा किया उसे सुधारने के लिए काम करने को तैयार होता है, तो मैं भी उसे एक मौका दूंगा। तुम मुझसे कहीं बेहतर आदमी हो, मैं बेहतर नहीं हूं। मैंने बस यह समझा कि नफरत रखना जहर पीने जैसा है, इस उम्मीद में कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा।
यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता जिसने हमें चोट पहुंचाई, यह केवल हमें ही नुकसान पहुंचाता है। वे कुछ मिनटों के लिए चुप रहे, जागीर की रात की आवाजें सुनते हुए। झींगुर गा रहे थे, पेड़ों में हवा, कुछ मजदूर आवाज में धीरे धीरे बात कर रहे थे। जानते हो क्या इस सब में सबसे सुंदर है? प्रिया ने कहा। क्या? कि हमारे बच्चे यह विश्वास कर रहे हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करने का यह सामान्य तरीका है। उनके लिए दूसरा मौका देना असाधारण नहीं है, यह स्वाभाविक है। यह सबसे अच्छी विरासत है जो हम उन्हें दे सकते हैं। पैसे या संपत्ति से कहीं बेहतर विरासत, मूल्यों की विरासत, करुणा की, आशा की। अर्जुन ने उस घर की ओर देखा जहां उसके बच्चे सो रहे थे, उन खेतों को जिनकी उसने खेती की थी, उन इमारतों को जिनका उसने सामाजिक परियोजनाओं को रखने के लिए निर्माण किया था। वह सब उसके दर्द से पैदा हुआ था, लेकिन कई लोगों के लिए खुशी का स्रोत बन गया था। प्रिया, हाँ, तुम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद जब किसी और ने नहीं किया। प्यार के लिए धन्यवाद जो तुमने मुझे सिखाया कि दिन प्रतिदिन काम और समर्पण के साथ बनाया जाता है, और मुझे वह परिवार देने के लिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, और मुझे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए। उन्होंने उस बालकनी पर एक दूसरे को चूमा जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था। उन ठोस परिणामों से घिरे हुए थे जो प्यार, काम और आशा बना सकते हैं जब वे अच्छा करने के लिए दृढ़ लोगों के जीवन में एकजुट होते हैं। कहानी का अंत। अब हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। अगर आपके पास हमारे साथ साझा करने के लिए कोई समान अनुभव है तो उसे सच्चे शब्दों में टिप्पणियों में छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने अपने भाई को माफ करने का सही फैसला लिया? हम आपकी राय पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। आपकी संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना न भूलें और खासकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य रोमांचक कहानियों को न चूकें।